हिंदी 631। विश्व का स्वामी। रिजर्व अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। अंधेरा टूट गया और जगह ढह गई। सब कुछ सामान्य हो गया। NO12BN.C ओम। बाहर से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे सामने खड़ी दो आकृतियां रोशन हो रही थीं। एक सीधी और लंबी थी, जबकि दूसरी लड़खड़ा रही थी। फ्रोज की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। उसने अपने दिल में एक असहाय आह भरी। परिणाम स्पष्ट था। मार्गस हार गई थी। महायाजक के रूप में उसे मार्गस के कौशल की कुछ समझ थी। वर्तमान में ऐसा लग रहा था जैसे उसके तरीके पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। फ्रोज ने अपनी सांस अनियंत्रित रूप से रोक ली। मार्गस ने खुद को स्थिर किया। वह बहुत ही दयनीय स्थिति में लग रहा था क्योंकि उसके होठों के किनारे से खून टपक रहा था। उसे बहुत गहरी चोट लगी थी। तुमने मेरी मृत्युस्थली को नष्ट कर दिया, उसने गंभीर और विस्मयकारी स्वर में कहा। फ्रोज चकित रह गए। वान टेंग ने कैंसर पैलेस, मृत्यु स्थान की विरासत को नष्ट कर दिया। यह अविश्वसनीय था। मृत्यु स्थान, वान टेंग ने उपहास किया। आप उस छोटे से अंतरिक्ष टुकड़े को मृत्यु स्थान कहते हैं। यह मृत्यु स्थान अतीत में देखी गई आयामी दरारों की तुलना में कुछ भी नहीं था। मार्गस का चेहरा बदसूरत हो गया। वह वान टेंग की आवाज में घृणा को साफ तौर पर पहचान सकता था। ये भावना वास्तविक थी। उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। उसके लिए उसकी मृत्यु का स्थान उल्लेख करने लायक नहीं था। अगर दूसरे लोग उसे यह रवैया दिखाते तो वह इसे मजाक समझता। हालांकि इस युवक ने कुछ ही पल पहले अपनी मृत्यु की जगह को नष्ट कर दिया था। उसने अपनी क्षमता का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया कि वह शेखी नहीं बघार रहा था। वह सच कह रहा था। वान टेंग को अपने विचारों की परवाह नहीं थी। उसने आसपास के वातावरण को देखा और हर जगह बिखरे हुए विशेषता बुलबुले को साफ किया। अंतरिक्ष तारांकन 20, अंतरिक्ष तारांकन 18, एड्स बाय पब फ्यूचर, अंतरिक्ष तारांकन 23, अल्पविराम, अंतरिक्ष खंड तारांकन 210, अंतरिक्ष खंड तारांकन 240, अंतरिक्ष खंड तारांकन 180, अल्पविराम, आत्मा की उत्पत्ति तारांकन 1, आत्मा की उत्पत्ति तारांकन 1, आत्मा की उत्पत्ति तारांकन 1, अल्पविराम। विशेषता बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए, जिससे वान टेंग की आंखें चमक उठीं। उसकी निगाहों में खुशी और आश्चर्य था। आत्मा की उत्पत्ति, ये जीवन की उत्पत्ति के समान था, लेकिन इसका प्रयोग उसकी आत्मा पर किया गया था। तुरंत ही वान टेंग को अपनी आत्मा की गहराई से एक सिहरन सी महसूस हुई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने कुछ डरावना देखा था। यह उसकी आत्मा की गहराई में एक अनियंत्रित आरामदायक भावना का परिणाम था। उसे लगा कि उसकी आत्मा कोई अवर्णनीय ध्वनि निकालने वाली है, मानो उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर उठ रही हो। उसी समय उनके विशेषता पैनल पर एक नई पंक्ति प्रकट हुई। आत्मा की उत्पत्ति 1256। वान टेंग के पास शुरुआत में ओरिजिन ऑफ सोल के 1000 अंक थे। उन्होंने कुल में 256 अंक और जोड़ लिए थे, जो एक चौथाई से थोड़ा ज्यादा था। इस तिमाही में कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पर हंसा जा सके। वान टेंग को पता था कि आत्मा की उत्पत्ति को बढ़ाना कितना कठिन था। आत्मा की उत्पत्ति जीवन की उत्पत्ति जितनी ही दुर्लभ थी। साधारण मार्शल योद्धा इसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति न हो। इस बार उसकी आत्मा की उत्पत्ति में उसके मूल मूल्य से 25% की वृद्धि हुई। ये लाभ अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वान टेंग को नहीं पता था कि उसे यह मौका फिर कभी मिलेगा या नहीं। वैसे भी मार्गस ने आत्मा की उत्पत्ति की विशेषताओं को क्यों छोड़ दिया? नहीं, ये सही नहीं था। उसने आत्मा की उत्पत्ति को नहीं गिराया। ये विशेषता बुलबुले मृत्यु स्थान में लाशों द्वारा गिराए गए थे। वे लाशें आत्माएं थीं। वान टेंग के दिमाग में एक विचार कौंधा। आखिरकार उसे लाशों की प्रकृति समझ में आ गई। इस समय उसके शरीर से एक अवर्णनीय भावना फूट पड़ी। जैसे जैसे उसकी आत्मा की उत्पत्ति बढ़ती गई, वान टेंग की चेतना में कोमल और गर्म ऊर्जा प्रकट हुई। धमाका। उसकी आध्यात्मिक शक्ति, जिसमें उसका पूरा मन भी शामिल था, पोषित हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह एक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। वान टेंग आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। उसने अनायास ही अपने गुण पैनल पर नजर डाली। आत्मा 1543 3000 शाही क्षेत्र। ज्ञानोदय 1522 3000 शाही क्षेत्र। यह क्या है? वान टेंग आश्चर्यचकित था। उनकी आत्मा और ज्ञान में 1000 से भी अधिक अंकों की वृद्धि हुई। यह अविश्वसनीय था। ध्यान रहे, उसने अपने इंपीरियल रियल्म स्पिरिट और एनलाइटनमेंट में 500 अंकों की वृद्धि से पहले अनगिनत विशेषता बुलबुले उठाए थे। फिर भी उस छोटे से पल में दोनों विशेषताएं तेजी से बढ़ीं। वान टेंग को अपनी विशेषताओं में तेजी से वृद्धि की आदत हो गई होगी, लेकिन अब वह भी थोड़ा स्वप्निल महसूस कर रहा था। आत्मा आध्यात्मिक शक्ति और प्रतिभा को प्रभावित करती है, सोचते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। अल्पविराम। आत्मा की उत्पत्ति के अलावा, जो एक सुखद आश्चर्य था, उसे एक और उपहार मिला, अंतरिक्ष का टुकड़ा।
जब उसने मार्गस के मृत्यु स्थान को नष्ट किया तो अंतरिक्ष खंड विशेषताएं गिर गईं। कैंसर पैलेस के इस पवित्र शूरवीर ने उसे निराश नहीं किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह एक मार्शल योद्धा था जिसके पास अंतरिक्ष प्रतिभा थी। ऐसे मार्शल योद्धा अत्यंत दुर्लभ थे। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिससे वांग टेंग अब तक मिला था। हालांकि एक से मिलना ही काफी था। उन्होंने माउंट सेंट के संसाधनों की प्रशंसा की। उनके बिना वह इस दुर्लभ अंतरिक्ष टुकड़े को हासिल करने में सक्षम नहीं हो पाते। सभी विशेषता बुलबुलों को अवशोषित करने के बाद उन्हें अंतरिक्ष विशेषताओं के 132 अंक और अंतरिक्ष टुकड़ों के 1250 अंक प्राप्त हुए। स्थान 7252 बटा 10,000। अंतरिक्ष खंड 1250 1 लाख। वांग टेंग को तब झटका लगा जब उसने अपने गुण पैनल पर अंतरिक्ष खंड पंक्ति को देखा, खासकर जब उसने पीछे प्रश्न चिन्ह देखा। उसका दिमाग भी प्रश्न चिन्हों से भरा था। अंतरिक्ष खंड विशेषता की ऊपरी सीमा इतनी अधिक थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सीमा ही न हो? वांग टेंग ने एक पल सोचा और कारण समझ गया। अंतरिक्ष असीम रूप से बड़ा हो सकता है। इस समय उसकी चेतना उसके मन के एक खास क्षेत्र में डूब गई थी। वहां एक विशेष वैकल्पिक दुनिया प्रकट हो गई थी। ये था अंतरिक्ष का टुकड़ा। यह एक छोटी और नई जगह थी। छोटा तो था, लेकिन बड़ा नहीं था। ये स्टेडियम के आकार का था, लगभग मार्गस के मृत्यु स्थान के बराबर। हालांकि यह अभी भी उसके स्पेस रिंग से बड़ा था। यह उनकी वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए एक अच्छी जगह थी। यह इसका एकमात्र उपयोग नहीं था। अगर वह इस उपहार का उपयोग सामान रखने के लिए करता तो वह इसे बर्बाद कर देता। जब वांग टेंग की चेतना उस क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह इस जगह का देवता है। यहाँ की हर चीज पर उसका नियंत्रण है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि यह जगह अन्य भंडारण स्थानों से अलग थी। इसमें जीवन था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मार्गस के मृत्यु स्थान में आत्माओं के इतने सारे शरीर थे। आत्मा का शरीर निस्संदेह जीवन का एक रूप था। अचानक वांग टेंग कांप उठा। चूंकि उसके पास जीवन वाला एक स्थान है, तो क्या वह इस स्थान को असीम रूप से विस्तारित करके एक नई दुनिया बना पाएगा? वांग टेंग इस विचार से भयभीत हो गया। एक नई दुनिया सोचने की हिम्मत उसने की। लेकिन ये बात सही थी। एक विशाल स्थान जिसके अंदर जीवन है। कोई भी जीवित प्राणी इसके अंदर जीवित रह सकता है। क्या ये कोई दुनिया नहीं है? वांग टेंग इस दुनिया का एकमात्र भगवान होगा। वह सबका मालिक होगा। क्या वह विश्व का स्वामी नहीं होगा? ये राज्य बहुत दूर था, लेकिन वह अब खुद को दुनिया का मालिक कह सकता था। या एक रिजर्व। वांग टेंग थोड़ा सा हौंफने लगा। वह अनंत संभावनाओं वाला रास्ता देखकर उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। रसातल में दफन विश्व के स्वामी, इसके बारे में सोचना ही रोमांचकारी था। लेकिन वांग टेंग को पता था कि यदि वह अंतरिक्ष खंड विशेषता को उस स्तर तक बढ़ाना चाहता है तो उसे विशेषता बुलबुले की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता होगी। अंतरिक्ष विशेषता बुलबुले आम नहीं थे, इसलिए ये रास्ता उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। लंबे समय तक वह केवल आरक्षित सीट पर ही बैठा रहेगा। वास्तव में वह हमेशा आरक्षित ही रह सकता है। हालांकि इससे वांग टेंग की उत्तेजना और बेचैनी कम नहीं हुई। उसने शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। उसे इस बारे में सोचना बंद करना होगा। अगर वह जारी रहा तो वह दिवास्वप्न देखने लगेगा। उसके दिमाग में कई विचार कौंधे। उसने मार्गस की ओर देखा जो उसके सामने खड़ी थी। ये सब कुछ ही सांसों में घटित हो गया था। मार्गस भी जोर जोर से सांस ले रहा था, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने वांग टेंग को घूरते हुए कहा, तुमने मेरी मौत की जगह को नष्ट कर दिया। तुम्हें मरना ही होगा। वांग टेंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को उदासीनता से देखा, क्योंकि उसके दिल में हत्या की भावना उमड़ रही थी। वह किसी पर भी दया नहीं दिखाएगा जो उसकी जान के पीछे पड़ा हो। टॉरस पैलेस से अरुडीस और जैमिनी पैलेस से काल ने उसे रोक दिया। वे उसे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए उसने अपने घातक कौशल का इस्तेमाल नहीं किया। NO12BN.C ओम। हालांकि मार्गस की धमकी सुनकर फ्रोज के चेहरे पर भाव बदल गए। वह चिल्लाया, मार्गस, वांग टेंग देवी का मेहमान है। बेइज्जती मत करो। फ्रोज, तुम बहुत देर से आए हो। मार्गस ने सीधे वांग टेंग को देखा और गुस्से से कहा, मृत्यु स्थान कैंसर पैलेस की विरासत है। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। चूंकि इस आदमी ने इसे नष्ट कर दिया है, इसलिए मुझे इसे मारना चाहिए। मेरे पास अपने पूर्ववर्तियों से मिलने के लिए कोई चेहरा नहीं है। उसके बाद मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान ले लूंगा। फ्रोज अवाक रह गया। उसने मार्गस के दृढ़ संकल्प को कम करके आंका था। उसके पास उस व्यक्ति को रोकने का क्या कारण था जो मौत से नहीं डरता था? उसे लगा कि चीजें हाथ से बाहर होती जा रही हैं। उसे क्या करना चाहिए? इस स्तर पर केवल देवी ही इस स्थिति को हल कर सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। फ्रोज ने अपने दांत पीस लिए और वांग टेंग और मार्गस को अकेला छोड़ दिया। वह कैंसर पैलेस से बाहर निकलकर पवित्र मंदिर की ओर भागा। वांग टेंग और मार्गस ने उसे नहीं रोका।
मार्गस ने कहा, रास्ते में खड़ा व्यक्ति चला गया है। आओ, असली लड़ाई करें। वह जानता था कि वांग टेंग एक अंतरिक्ष प्रतिभा वाला मार्शल योद्धा था और उसके पास शक्तिशाली कौशल थे। मृत्यु स्थान को नष्ट करने के लिए उसने जो हिंसक बल का इस्तेमाल किया, वह इसका आदर्श उदाहरण था। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मरने से नहीं डरता था, मार्गस को रोका नहीं जा सका। धमाका। उसकी आभा बढ़ती जा रही थी, उसके शरीर में मौजूद शक्ति बाहर निकलकर कर्क महल की छत तक पहुंच रही थी। यहां तक कि उसके रोंगटे भी खड़े हो गए थे। उनके शिष्य अत्यंत गहन और प्रखर हो गए, ऐसा प्रतीत होता था कि वे अपनी भावनाओं को खो चुके थे। वे उदासीन और पवित्र थे। धमाका। ऐसा लग रहा था कि पूरे कर्क महल ने उसके गुस्से को महसूस कर लिया है। ये भड़क गया और एक प्राचीन और शक्तिशाली आभा बादलों में उड़ गई। उसी समय आकाश में कर्क तारा, जो पृथ्वी से 520 प्रकाश वर्ष दूर था, अचानक चमक उठा। एक गहन एवं दिव्य शक्ति कुछ विशेष साधनों का प्रयोग करते हुए लंबी दूरी तय करके पृथ्वी पर प्रकट हुई। पृथ्वी के हर कोने में मौजूद शक्तिशाली योद्धाओं को इस शक्ति का उदय महसूस हुआ। वे असमंजस और आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। एक पल में हर देश के योद्धाओं ने नॉर्थ कंट्री स्टार की दिशा में देखा। उन्हें उस दिशा में शक्ति उतरने का आभास हुआ। अल्पविराम। उसी समय राशि चक्र महलों में अन्य पवित्र शूरवीरों ने घबराहट में उछलकर अपने निवास से बाहर निकलकर अनियोजित एक साथ कर्क महल की दिशा में नजर डाली। उस आदमी ने क्या किया? उसने मार्गस को इस स्थिति तक कैसे पहुंचाया? अरुडीस ने आश्चर्य से खुद से पूछा। जेमिनी पैलेस का काल भी अचंभित था। वह शांत नहीं रह सका। महलों को कौन चुनौती दे रहा है? अगर यह कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी होता, तो क्या मार्गस को इतनी दूर जाने की जरूरत होती? एड्स बाय पब फ्यूचर। पवित्र शूरवीरों के मन में कई सवाल उठे। वे हैरान थे। पहाड़ की चोटी पर स्थित पवित्र मंदिर के कई उच्च अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया। पवित्र मंदिर के एक छोटे से हॉल में महान ऋषि ने आदेश दिया, जाओ और पता लगाओ कि क्या हुआ। हाँ, किसी ने आदेश प्राप्त किया और बाहर चला गया। बूढ़े महान ऋषि चिंतित लग रहे थे। उन्होंने खुद से कहा, समय बदल रहा है। क्या माउंट सेंट इससे बाहर नहीं रह सकता? नहीं, मुझे देवी को देखना चाहिए। वह जल्दी से वहां से चला गया और पवित्र मंदिर के अंदर चला गया। अल्पविराम। इस समय कर्क पैलेस के ऊपर आकाश में वांग टेंग मार्गस के सामने था, इसलिए उसने इसे सबसे अधिक महसूस किया। मार्गस बहुत ही डरावना हो गया था। वह शक्ति इतनी भयानक थी कि उसे भी सतर्क रहना पड़ा। उसने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। धमाका। मार्गस ने हरकत की। वह अंतरिक्ष में चक्कर लगाता हुआ छाया में बदल गया और वांग टेंग के सामने भूत की तरह प्रकट हुआ। उसकी पतली हथेली ने वांग टेंग के सिर को काट दिया। मरना, अपना सिर काट लो। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। वह डरा नहीं और उसने मुक्का मारकर उसका जवाब दिया। धमाका। मुट्ठी और हथेली की चमक आपस में टकराए। दोनों पक्ष टक्कर से कुछ कदम पीछे हट गए। अगले ही पल वे पीछे की छवियां छोड़ते हुए फिर से एक दूसरे की ओर बढ़े। बूम बूम बूम, लगातार धमाके हो रहे थे। दोनों ही अपनी अंतरिक्ष शक्ति का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से टकरा रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। तारे की शक्ति प्राप्त करने के बाद मार्गस की अंतरिक्ष शक्ति बहुत बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा हो। उसके सभी हमले प्रबल शक्ति से भरे हुए थे। एक मुक्का ही अंतरिक्ष को चीरने और हवा को छिन्न भिन्न करने के लिए पर्याप्त था। साधारण मार्शल योद्धा ऐसे हमलों से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि वांग टेंग की अंतरिक्ष प्रतिभा बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। वह दूसरे पक्ष से नहीं डरता था। उसके हमले भी स्थानिक शक्ति से भरे हुए थे। वे दुर्जय थे और अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों के अंतरिक्ष नुकसान को बेअसर कर देते थे। मार्गस जितना ज्यादा लड़ता गया, वह उतना ही गंभीर होता गया। वह अपनी अंतरिक्ष शक्ति को इस स्तर तक लागू करने में सक्षम था, क्योंकि स्टार की मदद से, फिर भी वांग टेंग अभी भी ताकत में बराबर था। ये युवक कितना राक्षसी था। पंत पंत, वे दोनों अलग हो गए। मार्गस हाँफने लगा और उसकी निगाहें पागल हो गईं। अचानक उसके शरीर के चारों ओर काली रोशनी फैल गई। बहुत जल्द इसने उसके चारों ओर की सभी रोशनियों को निगल लिया और पूरा कैंसर पैलेस फिर से अंधेरे में डूब गया। वह क्या करने की योजना बना रहा है? वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। मार्गस अंधेरे में गायब हो गई। पूरा इलाका शांत हो गया। वांग टेंग को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। इस समय मार्गस की आवाज अचानक गूंजी। अथाह दफन। उसकी आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे वे किसी घाटी में हों। ध्वनि तरंगों के चक्र लगातार गूंज रहे थे। उनके चारों ओर का अंधेरा वांग टेंग की ओर तेजी से सिकुड़ गया। अंधेरा उसे घेर रहा था। वांग टेंग ने अपनी शक्ति छोड़ी तथा अपने पूरे शरीर को पन्ना की चमकीली ज्वाला से ढक लिया, ताकि वह बढ़ते अंधकार का प्रतिरोध कर सके। लेकिन अंधेरा सिकुड़कर एक काले बिंदु में बदल गया और हरी लौ से होते हुए वांग टेंग के माथे में समा गया। धमाका।
उसका मन कांप उठा, उसका शरीर कांप उठा, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी उसके शरीर से बाहर निकल गई। फिर भी एक अजीब सी शक्ति उसकी आत्मा को एक विशाल पर्वत की तरह जकड़े हुए थी। उसकी आत्मा हिलने से इनकार कर रही थी। असंभव, मार्गस ने अविश्वास में कहा। अगर मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें काट डालूंगा, तो मैं काट डालूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। वान टेन को डर का एहसास हुआ। उसे अभी अभी चोट लगी थी। यदि अंत में वह रहस्यमयी शक्ति प्रकट न हुई होती और उसकी आत्मा को दबा न दिया होता, तो वह परिणामों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर सका। वह सतर्क था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मार्गस के पास ऐसी क्षमता होगी। वह किसी की आत्मा को सीधे बाहर धकेल सकता था। इस क्षमता का कोई समाधान नहीं था। वह इस हमले को तभी नजरअंदाज कर सकता था जब उसकी क्षमता मार्गस से कहीं ज्यादा होती। हालांकि मार्गस के पास स्टार पावर की मदद थी, इसलिए दायरे के मामले में वह वान टेंग से ऊपर था। वान टेंग अपनी स्थिति इसलिए बनाए रख सका क्योंकि उसके पास कई कौशल थे और उसकी युद्ध क्षमता अदम्य थी। यही कारण था कि मार्गस को विश्वास नहीं हो रहा था। कैंसर पैलेस के गुप्त ग्रंथ के रूप में रसातल दफन ने उसे कभी निराश नहीं किया था। लेकिन इसका वान टेंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह कोई मतलब नहीं निकला। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। वह कुछ कदम पीछे हट गया, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। वान टेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने मार्गस को ठंडी निगाहों से देखा और अचानक आगे बढ़ गया। मोक्यू उसके हाथ में दिखाई दिया, जिसके चारों ओर हरे रंग की लपटें जल रही थीं। झनकार, उनके हथियार आपस में टकराए। हवा में घंटियों की आवाज गूंजी। वान टेंग ने एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम को संपीड़ित किया और इसे 10 मीटर से अधिक लंबे ज्वलंत ब्लेड की चमक में बदल दिया। ये हवा में वार करता हुआ एक जबरदस्त ब्लेड आभा के साथ चला गया। मार्गस का चेहरा पीला पड़ गया। एबिस ब्यूरियल ने उसकी अधिकांश शक्ति समाप्त कर दी थी। वह अब धुआं उगल रहा था। इसलिए भयावह ब्लेड की चमक के सामने वह बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया। कुछ समय पहले तक वह मौत से बेखौफ लग रहा था, लेकिन जब मौत उसकी आंखों में झांकती थी तो बहुत से लोग अपना संयम नहीं रख पाते थे। अगर उन्हें मरना ही ना होता तो कौन मरना चाहेगा? वह वान टेंग के हाथों मरने की अपेक्षा पवित्र मंदिर से दंड प्राप्त करना अधिक पसंद करेगा। भाग जाने की सोच रहे हो? एड्स बाय पब फ्यूचर। वान टेंग के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। उसकी निगाहें बेहद ठंडी थीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो? उसके चारों ओर हत्या की मंशा व्याप्त थी। मोक्यू पर ब्लेड की चमक चरम पर पहुंच गई थी। वह उसे काटने ही वाला था। रुकना। इसी समय कर्क महल के गलियारे के दूसरी ओर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मार्गस बहुत खुश हुई। हम्फ, वान टेंग ने भौहें सिकुड़ी। उसकी हरकतें एक पल के लिए भी नहीं रुकीं। धमाका, उसने अपनी तलवार नीचे घुमा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो व्यक्ति दौड़कर आया, उसने ये दृश्य देखकर चिल्लाया। उसके एक हाथ में युद्ध की तलवार थी और वह जल्दबाजी में केवल तलवार की चमक ही निकाल सकता था। ये सीधे वान टेंग की ज्वलंत ब्लेड की चमक की ओर बढ़ गई। वान टेंग की नजर तेज हो गई। जलती हुई हरी ब्लेड की चमक हवा में फैल गई और वहीं गायब हो गई। यह अंतरिक्ष में यात्रा करती हुई मार्गस के सिर के ऊपर जा गिरी और उसे काट डाला। मार्गस ने ऊपर देखा। जलती हुई ब्लेड की चमक का प्रतिबिंब उसकी पुतलियों में बड़ा होता गया। उसकी त्वचा का हर एक इंच हरी लौ की झुलसाने वाली गर्मी को महसूस कर रहा था। उसके मन में यह विचार आया कि ऐसा करने की हिम्मत उसमें कैसे हुई। क्या मजाक है? अगर मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें काट डालूंगा, तो मैं काट डालूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है। वान टेंग ने ऐसे कहा जैसे वह उसके मन की बात पढ़ सकता हो। मार्गस निराशा और पछतावे में था। उसके पास पीड़ा में चीखने का समय ही नहीं था कि वह जलती हुई ब्लेड की चमक में डूब गया। अपने जीवन के अंतिम क्षण में उनकी पुतलियां हरे रंग की लपटों से भर गई थीं। और कुछ नहीं था। धमाका, एड्स बाय पब फ्यूचर। हरे रंग की लपटें फैलकर जमीन पर फैल गईं। पीछे वाला व्यक्ति और करीब नहीं आ सका। दूसरी ओर वान टेंग की ज्वलंत ब्लेड की चमक पर लक्षित तलवार की चमक अपना लक्ष्य खो बैठी और उसकी ओर चली गई। वान टेंग ने आंखें सिकोड़ लीं। उसकी मुट्ठी रोशनी से ढकी हुई थी और 5 तत्व चेतना फट गई। उसने तलवार की चमक का सामना किया। धमाका, उसकी शक्तिशाली मुट्ठी की आभा के तहत तलवार की चमक जो जल्दबाजी में जारी की गई थी, फट गई और बिखर गई। यह उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। उसी समय मार्गस को डुबोने वाली हरी लपटें हवा में बेतहाशा नाचने लगीं और फिर खत्म हो गईं। पूरी जमीन जल चुकी थी। मार्गस की आकृति अब नजर नहीं आ रही थी। जमीन पर सिर्फ टूटे हुए सुनहरे दिव्य नक्षत्र कवच के टुकड़े बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। साथ ही विशेषता वाले बुलबुले जमीन से 3 इंच ऊपर तैरते रहते हैं। गलियारे के दूसरे छोर पर खड़ा व्यक्ति आखिरकार यहां आ गया। ये दृश्य देखकर उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत हो गया था। उसने वान टेंग को ठंडी निगाहों से देखा।
वह व्यक्ति लगभग 30 वर्ष का था और उसके बाल सुनहरे थे। वह बहुत सुंदर था और उसकी आभा बहुत भयंकर और शक्तिशाली थी। फ्रोज उसके पीछे था। उसने तुरंत ही दोनों लोगों के बीच तनावपूर्ण माहौल को महसूस कर लिया। जब उसने मार्गस की मौत की पूरी प्रक्रिया देखी, तो उसे पता चल गया कि वह अब इस संघर्ष को कम नहीं कर सकता। वह असहाय महसूस कर रहा था। वह अभी भी एक कदम देर से था। उसने आश्चर्य से वांग टेंग को देखा। यह आदमी वाकई निर्णायक था। उसने माउंट सेंट पर एक पवित्र शूरवीर को मारने की हिम्मत की। किस योद्धा ने ऐसा करने का साहस किया? हालांकि वांग टेंग चिंतित नहीं था। उसने उस व्यक्ति की घातक निगाहों को नजरअंदाज किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से गुण बुलबुले को मिटा दिया। अंतरिक्ष तारांकन 6-5, अंतरिक्ष तारांकन 8-0, अंतरिक्ष तारांकन 7-2, अल्पविराम, सम्राट क्षेत्र आत्मा 255, सम्राट क्षेत्र ज्ञानोदय 268, एड्स बाय पब फ्यूचर, रसातल दफन तारांकन 10, अल्टीमेट स्टेज वुड टैलेंट 130, लकड़ी बल तारांकन 950, लकड़ी बल तारांकन 800, लकड़ी बल तारांकन 860, वुडफोर्स तारांकन 280 एन ओबविल.सी ओम। अल्पविराम। विशेषता बुलबुले उठाने के बाद वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। कैंसर पैलेस के इस पवित्र शूरवीर को मारने से उसे जो लाभ प्राप्त हुए, वे बहुत अच्छे थे। उसे अंतरिक्ष विशेषताओं के 380 अंक मिले, जिससे उसकी अंतरिक्ष विशेषता कुल 7632 अंकों तक पहुंच गई। स्थान 7632/10,000। उन्होंने सम्राट क्षेत्र आत्मा के 255 अंक और सम्राट क्षेत्र प्रबोधन के 268 अंक भी प्राप्त किए। अप्रत्याशित रूप से, मार्गस की आत्मा और ज्ञान सम्राट दायरे तक पहुंच गया था। ये सामान्य स्तर के मार्शल योद्धाओं के बीच असामान्य था। फिर वहां 2610 लकड़ी बल विशेषताएं थीं। हालांकि मार्गस एक अंतरिक्ष प्रतिभा वाला मार्शल योद्धा था, लेकिन उसके पास अत्यंत उच्च लकड़ी बल प्रतिभा भी थी। वांग टेंग की लकड़ी की ताकत पहले से ही 11 सितारा निम्न स्तरीय सामान्य स्तर पर थी। अतिरिक्त 2610 विशेषता बिंदुओं के साथ उनकी लकड़ी की ताकत फिर से बढ़ गई। लकड़ी बल 2960/20,011 स्टार। यहां तक कि उन्होंने अल्टीमेट स्टेज वुड टैलेंट के 130 अंक भी गंवा दिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक मार्शल योद्धा के रूप में जो एक पवित्र शूरवीर बन सकता है, उसकी प्रतिभा कमजोर नहीं होगी। लेकिन वांग टेंग को इसकी परवाह नहीं थी। उसका ध्यान रसातल में दफनाने पर था। मार्गस ने इस कौशल का उपयोग करके अपनी आत्मा को अपने शरीर से लगभग बाहर निकाल दिया था। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि यह कितना असाधारण था। साथ ही, ये पहली बार था जब उसने ऐसा कौशल देखा जो आत्मा पर हमला कर सकता था। पहले तो वह अभी भी इस बात पर आश्चर्य कर रहा था कि मार्गस ने मृत्यु स्थान बनाने के लिए अपने अंतरिक्ष खंड में डालने हेतु सभी आत्माओं को कैसे प्राप्त किया। अब उसे समझ आ गया। जैसे ही रसातल दफन विशेषता उसके शरीर में विलीन हुई, प्रासंगिक जानकारी वांग टेंग के दिमाग में प्रकट हुई। एबिस बरियल कैंसर पैलेस का एक प्राचीन गुप्त ग्रंथ था। इसे पूरी तरह से कैंसर पैलेस के पवित्र शूरवीर को सौंप दिया गया था। ये युद्ध तकनीक कैंसर पैलेस के मृत्यु स्थान से जुड़ी हुई थी, और केवल इसके पवित्र शूरवीर ही इस विरासत को प्राप्त कर सकते थे। बाहरी लोगों के पास इसे प्राप्त करने का कोई मौका नहीं था। यदि माउंट सेंट के मार्शल योद्धाओं ने ये कौशल प्राप्त कर लिया, तो वे अजेय हो जाएंगे। फिर भी, वांग टेंग में अभी भी कौशल था। आपके पास कोई अधिकार नहीं है। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। वांग टेंग की नजरें चमक उठीं। रसातल में दफनाने की बात को समझने के बाद उसे एहसास हुआ कि इस हुनर की अपनी सीमाएं हैं। इसमें कई प्रतिबंध भी हैं। सबसे पहले, इस कौशल को विकसित करने के लिए आपको अत्यधिक उच्च अंतरिक्ष प्रतिभा की आवश्यकता थी। अन्यथा सामान्य मार्शल योद्धाओं के लिए इसे सीखने का कोई मौका नहीं था। अगर वे इसे सीख भी लें, तो वे इसे सीमित संख्या में ही इस्तेमाल कर पाएंगे। हर उपयोग के लिए आत्मा की उत्पत्ति की आवश्यकता थी, और साधना के माध्यम से आत्मा की उत्पत्ति को बढ़ाना संभव नहीं था। एक बार यदि आपने रसातल में दफनाने की क्रिया कई बार कर ली, तो चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। मृत्यु स्थान में आत्माएं केवल मार्गस द्वारा प्राप्त नहीं की गई थीं। वे कैंसर पैलेस के पवित्र शूरवीरों की सभी पीढ़ियों का संग्रह थीं। दुर्भाग्य से, सिस्टम की बग के साथ, वांग टेंग ने पवित्र शूरवीरों की सभी पीढ़ियों के श्रम के फल को राख में जला दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मार्गस उससे बेहद नफरत करती थी और उसे मार डालना चाहती थी। ये दुश्मनी बहुत बड़ी थी। दूसरा, एबिस ब्यूरियल का इस्तेमाल केवल कमजोर विरोधियों पर ही किया जा सकता है। क्षमता में जितना ज्यादा अंतर होगा, सफलता की दर उतनी ही ज्यादा होगी। अगर क्षमताएं बराबर हों, तो असफल होने की संभावना ज्यादा होगी। मार्गस मुख्य रूप से वांग टेंग की आत्मा को हिलाने में सक्षम था क्योंकि उसने स्टार पावर को ग्रहण किया था। उसकी क्षमता तेजी से बढ़ी थी। इसके अलावा, उसने पूरी ताकत लगा दी और उसे मारने के लिए अपनी आत्मा की उत्पत्ति को समाप्त कर दिया। उसने अपने लिए बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। फिर भी वह असफल रहा।
वांग टेंग के मन में उलझन की एक झलक उभरी। वह शक्ति जिसने मेरी आत्मा को जकड़ रखा है, क्या वह व्यवस्था है? वह केवल इस संभावना के बारे में ही सोच सकता था। सिस्टम के अलावा कोई भी चीज उस अदृश्य और अप्रत्याशित हमले को रोक नहीं सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर सिस्टम, बताओ, क्या ये तुम हो? वांग टेंग ने अपने दिल में पूछा। अगर ये तुम हो, तो मुझे कुछ जवाब दो। कोई जवाब नहीं। हम बहुत करीब हैं। इतना चुप मत रहो। चलो, मुझे बताओ, मैं आभारी रहूंगा। नोव एल बी जे एन एन। कोई जवाब नहीं। ठीक है, तुम्हें ये स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। वांग टेंग असहाय महसूस कर रहा था। सिस्टम ने कभी कोई आवाज नहीं की। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये बोल भी सकता है। जैसे ही यह शिकायत उसके दिल में उठी, उसे लगा जैसे उसका सिर सुन्न हो गया है और रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई है। सिस्टम, मैं गलत था। वांग टेंग ने तुरंत कायरों की तरह अपनी गलती स्वीकार कर ली। अल्पविराम, कितना घमंडी, तुम जिसे चाहो मार सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम माउंट सेंट के चेहरे पर इस तरह से पैर रख सकते हो? सुनहरे बालों वाला आदमी नजरअंदाज किए जाने पर गुस्से में था। वांग टेंग ने आखिरकार पलटकर उसकी तरफ देखा। उसने शांति से कहा, सम्मान दूसरों से नहीं मिलता, आपको इसे अर्जित करना पड़ता है। माउंट सेंट के कार्यों ने दुनिया के बारे में मेरा नजरिया व्यापक कर दिया है। सुनहरे बालों वाले आदमी को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। आखिर में उसने गुस्से में कहा, भले ही हमने तुम्हारे साथ ठीक से व्यवहार न किया हो, लेकिन तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं थी। जब मार्गस मुझे मारना चाहती थी, तब तुम क्या कर रहे थे? वांग टेंग ने व्यंग्य किया। क्या तुम मेरे साथ ठीक से व्यवहार न करके मेरी जान लेना चाहते थे? तुम तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में माहिर हो। आप। सुनहरे बालों वाला वह आदमी वांग टेंग के साथ बातचीत करने में असमर्थ था। वह अटक गया था और उसे खंडन करने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने शांत होने के लिए गहरी सांस ली और आगे कहा, मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करने वाला। तुमने हमारे एक पवित्र शूरवीर को मार डाला, इसलिए तुम्हें यहीं रहना होगा और हमारी सजा भुगतनी होगी। सजा? हा हा हा। वांग टेंग हंसा। उसके चेहरे पर घृणा थी। मैं देशजिया से एक मार्शल योद्धा हूं। मुझे सजा देने की तुम्हारी बारी कब है? अंत में उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। फ्रोज और सुनहरे बालों वाले आदमी की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। सुनहरे बालों वाले आदमी को आखिरकार याद आ गया कि वांग टेंग जिया देश से था। उसे एक शीर्ष राष्ट्र का समर्थन प्राप्त था। उसकी योग्यता और प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए देशजिया को निश्चित रूप से उसे महत्व देना चाहिए। इस पृष्ठभूमि के साथ, भले ही उनके पास मौका हो, वे वांग टेंग को आसानी से दंडित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सुनहरे बालों वाला आदमी हताश और अपमानित महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसकी गरिमा को किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा रौंदा जा रहा है। अपनी हैसियत के कारण उसने कभी ऐसा अपमान नहीं झेला था। मैं सचमुच उसे छू नहीं सकता। सुनहरे बालों वाला आदमी असहाय और निराश महसूस कर रहा था। नहीं, इस व्यक्ति ने मार्गस को मारा है। उसे मार्गस को जवाब देना होगा। अगर नहीं, तो दूसरे लोग सोचेंगे कि हमें धमकाना आसान है। उसके दिमाग में कई विचार कौंधे। आखिर में उसकी नजर चमकी और उसने कहा, फ्रोज, चलो हम सब मिलकर उसे नीचे उतारते हैं। ऋषि अलिफ। फ्रोज की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने सुनहरे बालों वाले आदमी को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऋषि अलिफ देशजिया के दबाव को अनदेखा कर देगा और वांग टेंग को बलपूर्वक दंडित करेगा। हटो, अलिफ चिल्लाया। अगले ही पल, वह गायब हो गया और बीच हवा में दिखाई दिया। उसने अपनी युद्ध तलवार वांग टेंग पर घुमाई। तलवार की नीली रोशनी ने चारों ओर का वातावरण रोशन कर दिया। ऐसा लग रहा था कि दुनिया से सब कुछ गायब हो गया है और सिर्फ ये तलवार की किरण बची है। पीछे हटने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। छिपने के लिए कहीं जगह नहीं है। सुनहरे बालों वाले इस आदमी के एक साधारण प्रहार में इतनी शक्ति थी। यह अविश्वसनीय था। बहुत बढ़िया। वांग टेंग गुस्से में हंसा। सुनहरे बालों वाले इस आदमी को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि गलती किसकी है। वह उस पर दोष मढ़ने पर अड़ा हुआ था। धमाका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक पल में उसके शरीर में मौजूद शक्ति बाहर निकलकर आसमान में उड़ गई। वांग टेंग के कपड़ों पर तेज हवा का झोंका आया। उसके काले बाल हवा में बेतहाशा नाचने लगे। वांग टेंग के चेहरे पर एक अनियंत्रित भाव था। उसने अपनी आंखों के कोने से उस आदमी को अहंकार से देखा। चलो देखते हैं कि क्या तुम मुझे हरा सकते हो। गुस्से में चिल्लाते हुए उसने जमीन पर पैर रखा और एक भयावह शक्ति पूरे इलाके में फैल गई। जमीन पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई देने लगीं। धमाका। वह धनुष से छूटे हुए तीर की तरह आकाश की ओर चला। मोक्यू ने जोर से झटका मारा। एक असाधारण तेज सुनहरी रोशनी अलिफ की नीली तलवार की रोशनी से टकराई। एक क्षण में दोनों तलवारों की रोशनी आपस में टकरा गई। झनकार। दो तीखे ब्लेड आपस में टकराए, जिससे हवा में चिंगारियां निकलीं। हवा में धातुओं की खनक गूंज उठी।
अलिफ की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे लगा कि कोई शक्तिशाली शक्ति उसे विपरीत दिशा में धकेल रही है। उसके हाथ में चोट लगने लगी और उसकी हड्डियां भी कराहने लगीं। छूरा भौंकना। अचानक एक बैंगनी रोशनी उसके चेहरे के सामने से चमकी। अरे! अलिफ का चेहरा बदल गया। वह जल्दी से पीछे हट गया। उसके पीछे एक बिजली का भाला आया। वह प्रकाश की गति से उसकी ओर उड़ा और एक पल में उसके सामने आ गया। हालांकि उसकी क्षमता को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि बिजली का भाला थोड़ा अप्रत्याशित रूप से आया था, फिर भी वह अपनी तलवार की एक लहर से उसे रोकने में कामयाब रहा और उसे बलपूर्वक टुकड़ों में तोड़ दिया। स्वुश, स्वुश, स्वुश। अन्य दिशाओं से और अधिक बिजली के भाले उसकी ओर दौड़े तथा उसे चारों ओर से घेर लिया। अलिफ को हमलों के हमले से निपटने में संघर्ष करना पड़ा। वांग टेंग छाया की तरह उसका पीछा कर रहा था। जब उसने अपनी मुट्ठी छोड़ी तो मुट्ठी की चमक बाहर निकली और ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसने लगातार मुक्का मारा। उसी समय पन्ना की चमकदार ज्वाला उसकी आध्यात्मिक गति के नियंत्रण में रस्सी में बदल गई और अलिफ को उलझाने की कोशिश करने लगी। कुछ लपटें बाणों में बदल गईं और उस पर बरसने लगीं। जिस क्षण वांग टेंग ने हमला किया वह एक तूफान की तरह था। वांग टेंग का हमला तूफान की तरह था। ये बेहद हिंसक और क्रूर था। इसे रोकना नामुमकिन था। अलिफ इन सभी हमलों से स्तब्ध रह गया। उसे कई अग्नि बाण लगे थे और वह तुरंत घायल हो गया। वह बेकाबू होकर जंगली जानवर की तरह दहाड़ने लगा। यहाँ आओ। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। अलिफ हैरान और क्रोधित था। उसके शरीर पर लगी चोटें गंभीर नहीं थीं क्योंकि उसने समय रहते उन्हें रोक लिया था, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने उसे चोट पहुंचाई थी। वह इसे कैसे ले सकता था? एक महान संत के रूप में वह पवित्र मंदिर में एक उच्च पद पर था। वह आदेश देने और दूसरों से सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का आदी था। हालांकि वांग टेंग ने उसके आगे झुकने से इनकार कर दिया और कई बार उसका खंडन भी किया। उसे लगा कि उसका अहंकार कुचला जा रहा है। उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था। फ्रोज दुविधा में पड़ गए। इस मामले में वे सही नहीं थे। अगर उन्होंने कुछ किया तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे। लेकिन उसने अलिफ की ठंडी निगाहों को देखा और कड़वाहट महसूस करते हुए आह भरी। अफसर कमांडर से कमजोर था। अगर वह कुछ नहीं करता तो अलिफ को नाराज कर देता। चाहे जो भी नतीजा हो, अलिफ उसे जाने नहीं देता। इसके लिए मुझे क्षमा करें। उसने वांग टेंग की ओर देखा और आवाज संचारण का उपयोग करके उससे कहा। वांग टेंग ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने उपहास किया और उन दोनों को निडरता से देखा। फ्रोज को उसके निडर चेहरे को देखकर सिर में दर्द होने लगा। उसने पवित्र मंदिर के उच्च अधिकारियों को इस मामले को सुलझाने के लिए इस मूर्ख को भेजने के लिए दोषी ठहराया। समस्या को सुलझाने के बजाय उसने इसे और भी बदतर बना दिया। लेकिन तीर पहले ही धनुष पर था। धमाका। अलिफ को खुशी हुई जब उसने देखा कि फ्रोजे लड़ाई में शामिल हो रहा है। उसने वांग टेंग को ठंडे अंदाज में देखा। उसके शरीर में मौजूद शक्ति का विस्फोट हो गया और उसकी तलवार से एक चमकदार तलवार की चमक निकल पड़ी। झनकार। एड्स बाय पब फ्यूचर। हवा में आवाजें सुनाई दे रही थीं। अगर कोई ध्यान से सुने तो उसे तलवार के हिलने की हल्की आवाज सुनाई दे सकती है। ये तो तलवार के प्रति सचेतन था। जल तलवार सचेत। अलिफ ने वांग टेंग की शक्ति का अनुभव कर लिया था, इसलिए वह जानता था कि वह उसे सामान्य तरीकों से नहीं हरा सकता। इसके लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। दूसरी तरफ फ्रोज ने भी कुछ करने का फैसला किया। उसके हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया। भाले की नोक से एक तेज सुनहरी भाले की चमक निकल रही थी, जिसके चारों ओर एक हल्की भाले की चेतना उलझी हुई थी। धमाका। वे दोनों आगे बढ़े और वांग टेंग पर दोनों तरफ से हमला कर दिया। अलिफ ने अपनी लंबी तलवार उठाई। जैसे ही उसने वांग टेंग पर तलवार से वार किया, प्रभाव तरंगें और भी हिंसक हो गईं। फ्रोज ने अपना लंबा भाला बाहर फेंका। भाले की चमक की किरण हवा में फैल गई। धमाका। वांग टेंग ने मोक्यू को अपने हाथ में पकड़ लिया और उन दोनों के साथ लड़ाई की। वह किसी भी नुकसान में नहीं था। वे तीनों आपस में भीषण लड़ाई में उलझ गए। कर्क महल में जमीन टूटी हुई थी, जगह जगह गड्ढे थे। कई खंभे टूटकर बिखर गए थे। जगह खंडहर में तब्दील हो गई थी। अलिफ और फ्रोज को लगा कि उनकी आंखें लगातार झपक रही हैं। यह माउंट सेंट की एक महत्वपूर्ण संरचना थी। ये कई सालों से अस्तित्व में थी, लेकिन आज इसे वांग टेंग द्वारा नष्ट किया जा रहा था। सामान्य चरण के मार्शल योद्धाओं की लड़ाई के बाद के प्रभावों को कम आंकना एक गलती होगी। चाहे राशि चक्र महलों की सामग्री कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे सामान्य चरण के मार्शल योद्धा के हमले के बल पर भी टूट जाएंगे। अलिफ और फ्रोज ने एक दूसरे को देखा और कैंसर पैलेस से बाहर निकल गए। वे वांग टेंग को लड़ने के लिए आकाश में ले जाना चाहते थे। हालांकि वांग टेंग ने सामान्य रास्ता नहीं अपनाया। उसने अपना ब्लेड बाहर फेंका और महल की छत पर एक बड़ा छेद कर दिया। विस्फोट के बीच वह हवा में आगे बढ़ा और उन दोनों को पकड़ लिया। वे एक दूसरे के सामने खड़े थे। एड्स बाय पब फ्यूचर।
छत पर बने बड़े से छेद को देखकर अलिफ के चेहरे की मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से फड़कने लगीं। हे कमीने, उसने ये काम जानबूझकर किया होगा। फ्रोज जानता था कि वांग टेंग कितना दुष्ट है, इसलिए उसे यह अजीब नहीं लगा। फिर भी उसके होठों के कोने अभी भी अनजाने में फड़क रहे थे। लड़ाई के कारण कैंसर पैलेस को नुकसान पहुंचाना उचित था, लेकिन जानबूझकर छेद बनाना थोड़ा अपमानजनक था। आज तुमने जो भी अपराध किए हैं उसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अलिफ ने वांग टेंग को गौर से देखा और गुस्से से चिल्लाया। आओ और मुझे पकड़ो। वांग टेंग शांत रहा और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर अपनी उंगलियां घुमाता रहा। आओ, संकोच मत करो, आओ और मुझे पकड़ो। तभी उसके चेहरे का भाव बदल गया और वह चिल्लाया, आओ। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अलिफ उसकी चीख सुनकर दंग रह गया। उसने हैरान होकर वांग टेंग की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। क्यों वे ही लोग थे जो वांग टेंग को पकड़ने वाले थे? वह उनसे ज्यादा उग्र क्यों व्यवहार कर रहा था? फ्रोज का चेहरा अजीब हो गया। उसे लगा कि उसके क्षितिज का विस्तार हो गया है। एक व्यक्ति डरपोक हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे भयंकर लगना चाहिए। वांग टेंग को देखो। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, अलिफ दंग रह गया। अलिफ को तुरंत होश आ गया। शर्मिंदगी से उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह गुस्से में आ गया। दांत पीसते हुए उसने कहा, अच्छा हुआ। वांग टेंग ने कहा, मैं सचमुच अच्छा हूं। अलिफ एड्स बाय पब फ्यूचर। उसका गला रुक गया और वह लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। ये कुतिया। अलिफ ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसे वांग टेंग से बात करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो वह गुस्से से मर जाएगा। उसने अचानक अपना हाथ हिलाया। 11 स्वर्णिम किरणें निकलीं और कर्क महल के अलावा अन्य 11 राशि महलों की ओर उड़ चलीं। 12 पवित्र शूरवीरों, मेरा आदेश सुनो। अलिफ के मुंह से चिल्लाहट निकली। जब अलिफ ने अभी अभी कुछ किया तो फ्रोज के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। उसकी घोषणा सुनने के बाद उसके चेहरे के हाव भाव में काफी बदलाव आ गया। उसने अविश्वास से अलिफ की ओर देखा। वह सभी 12 पवित्र शूरवीरों को सक्रिय करना चाहता था। वह पागल हो गया होगा। मार्शल आर्ट युग की शुरुआत और माउंट सेंट की पृथ्वी पर वापसी के बाद से ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी जहां सभी 12 पवित्र शूरवीरों को एक साथ बुलाया गया हो। फिर भी उसने वांग टेंग को पकड़ने के लिए इस प्राचीन नियम को तोड़ दिया। पवित्र शूरवीरों की जिम्मेदारी राशि चक्र महलों की रक्षा करना था। उन्हें आसानी से सक्रिय नहीं किया जा सकता था। क्या अलिफ को इस विशाल दृश्य को बनाने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा दंडित किए जाने का डर नहीं था? इस समय राशि चक्र महलों में शेष 11 पवित्र शूरवीरों के सामने एक टोकन प्रकट हुआ। उन्होंने टोकन की ओर देखा और अलिफ की आवाज सुनी। उनमें से कुछ के माथे पर बल पड़ गए, कुछ झिझक रहे थे, कुछ असहाय महसूस कर रहे थे, कुछ गहरी सोच में डूबे हुए थे और कुछ अवाक थे। उनके भाव बहुत भिन्न थे। बहुत जल्द ही कुछ पवित्र शूरवीरों ने उस टोकन को स्वीकार कर लिया और अपने महल से गायब हो गए। दूसरों ने इसे अनदेखा करना चुना और अपने महलों के अंधेरे में चले गए। कर्क महल के ऊपर कई आकृतियां दिखाई दी। कुल 7 थीं। इन सभी लोगों में एक असाधारण आभा थी। वे बूढ़े नहीं थे, सभी की उम्र 30 के आसपास थी और उन्होंने अपने दिव्य नक्षत्र कवच पहने हुए थे। वे अलिफ के पास उतरे। जेमिनी पैलेस से काल भी उनमें से एक था। बाकी सभी अपरिचित चेहरे थे। अलिफ ने जब देखा कि यहाँ सिर्फ 7 लोग हैं तो उसकी भौहें तन गईं। उसकी आंखों में एक खौफनाक नजर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 7 लोग पर्याप्त थे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सभी पवित्र शूरवीर आएंगे। आखिरकार उनमें से कुछ बेहद शक्तिशाली थे और पवित्र मंदिर में उनका विशेष दर्जा था। इसके अलावा वे केवल देवी की ही बात सुनते थे। अन्य लोग उन्हें सक्रिय नहीं कर सकते थे। भाग्य को गले से पकड़ना। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। सभी लोग कृपया इस व्यक्ति को पकड़ने में मेरी मदद करें। अलिफ ने आए हुए 7 पवित्र शूरवीरों की ओर देखा और धीमी आवाज में उनसे कहा। पवित्र शूरवीरों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने दिलचस्पी भरी नजरों से वांग टेंग को देखा। इस व्यक्ति ने टॉरस पैलेस से लेकर कर्क पैलेस तक लड़ाई लड़ी, अंदर के सभी 3 पवित्र शूरवीरों को हराया और यहां तक कि मार्गस को भी मार डाला। फिर भी वह बहुत छोटा था। यह अविश्वसनीय था। काल, तुम उससे हार गए हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? पवित्र शूरवीरों में से एक ने हंसते हुए कहा। डेमिया। काल का चेहरा बदसूरत था। उसके शब्दों ने उसके दिल पर वार किया और उसके दुखते हुए हिस्से को छू लिया। इसके अलावा उसने सबके सामने ऐसा बोला जिससे वह बहुत शर्मिंदा हुआ। वह यहाँ इसलिए आया क्योंकि उसे पछतावा हो रहा था। वह वांग टेंग को व्यक्तिगत रूप से पकड़ना चाहता था। हालांकि डेमिया के शब्दों ने उसे संकीर्ण सोच वाला बना दिया। उसे अपमानित महसूस हुआ। यदि तुम इतने मजबूत हो तो उसे स्वयं पकड़ो, काल ने काला चेहरा बनाते हुए कहा। क्या तुम सोचते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह बेकार हूं? डेमिया ने नाक भान से कोड़ी। काल क्रोधित था। अलिफ गुस्से में हरा हो गया। पवित्र शूरवीर या तो चुप रहे या एक दूसरे से बहस करते रहे।
किसी को उसकी परवाह नहीं थी, जिससे वह थोड़ा असहज हो गया। नोव एल बी JNN। सौभाग्य से इस समय लियो पैलेस के एडवर्ड ने कहा, ठीक है, चलो हर बार जब हम मिलते हैं तो बहस नहीं करते हैं। चलो पहले उसे पकड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि हमें उसे माउंट सेंट पर जंगली छोड़ देना चाहिए? बाकी लोग काल और डेमिया की ओर देखने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हम्फ हम्फ। उदासीन निगाहों ने उन दोनों पर दबाव डाला। वे खर्राटे लेते हुए अपना सिर दूसरी ओर घुमाने लगे। उन्होंने अपना बेकार का झगड़ा बंद कर दिया। फिर सब ने वांग टेंग की ओर देखा। पवित्र शूरवीरों ने बिना किसी बातचीत के वांग टेंग के चारों ओर बिखराव कर दिया, उसे बीच में घेर लिया। वांग टेंग शांत रहा। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाए और मुस्कुराया। क्या वे मिलकर उस पर हमला करने की योजना बना रहे थे? कितना भोलापन है। गिरोहों से लड़ने में उनकी विशेषता थी। लोगों के एक पूरे समूह को गिराने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। पहले कौन जाना चाहता है? एडवर्ड ने घमंड से कहा। उसने वांग टेंग पर एक साथ हमला करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने सभी से यह सवाल पूछा। डेमिया, तुम पहले क्यों नहीं जाती? उसे अकेले ही नीचे ले जाओ। काल को देखने दो कि तुम ये कैसे करती हो। मकर महल से यारों ने चिढ़ाते हुए कहा। वे चेहरे पर उदासीनता और अहंकार के भाव के साथ हल्के फुल्के अंदाज में हंसे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता था कि वे वांग टेंग को जैसे चाहें पीट सकते हैं। भले ही वांग टेंग ने 3 राशि महलों को हरा दिया था और कर्क महल से मार्गस को मार डाला था, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि वह उनके घेरे में कोई परेशानी पैदा कर सकता है। ध्यान रहे, आप जितने ऊपर जाते गए, महलों के पवित्र शूरवीरों की शक्ति उतनी ही मजबूत होती गई। काल के अलावा अन्य 6 पवित्र शूरवीर मार्गस से अधिक शक्तिशाली थे। हर दुर्जय योद्धा का अपना अहंकार था। जो व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उसमें उतना ही अधिक अहंकार होता है। दुर्भाग्यवश उनकी मुलाकात वांग टेंग से हो गई थी। वह उनकी तिरस्कारपूर्ण आवाजों को सुनते हुए बेपरवाह बना रहा। उसकी भावनाओं पर कोई असर नहीं हुआ। बहस करना बंद करो, बस एक साथ आओ। एक वाक्य ही सबको चुप कराने के लिए काफी था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सातों पवित्र शूरवीरों ने बिना पलक झपकाए वांग टेंग को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ अविश्वसनीय बात सुन ली हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अज्ञानी? तुम मौत की तलाश में हो। डॉट डॉट डॉट। सातों पवित्र शूरवीर एक के बाद एक बोले। वे चिल्लाते हुए अपनी निगाहों से ठंडी आवाज में बोल रहे थे। हा हा हा। वांग टेंग अचानक हंसा। तुम क्यों हंस रहे हो? एडवर्ड ने भौहें सिकोड़ी। क्योंकि तुम बहुत मजेदार हो। वांग टेंग ने ठहाका लगाया। अचानक उसका चेहरा डरावना हो गया और वह चिल्लाया, चूंकि तुम इतने अधीर हो, इसलिए मुझे तुम्हें अपनी यात्रा पर भेजने दो। धमाका। एक क्षण में वांग टेंग के शरीर से एक भयावह शक्ति बाहर निकली। धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, सभी 5 तत्वों की शक्तियां एक साथ विस्फोटित हो गईं। ऐसा लग रहा था कि सेना के विभिन्न तत्व सेना के एक समुद्र में एकत्रित हो गए हैं। लहरें ऊंची उठती हुई किनारे से टकरा रही थीं। उसी समय पन्ना की चमकीली ज्वाला भी निकली। इसने उसे घेर लिया और उसे ज्वालाओं के सम्राट जैसा बना दिया। सातों पवित्र शूरवीर अचंभित रह गए। तुरंत ही उन्हें लगा कि उन्होंने वांग टेंग को कम आंका था। एक साधारण मार्शल योद्धा के पास इतनी भयावह शक्ति नहीं होगी। हालांकि वांग टेंग ने उन्हें सोचने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने उसे हिलते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके चारों ओर की लपटों से प्रकाश की कुछ तेज किरणें निकलीं। वे आग से ढकी हुई थीं और अपने पीछे लपटों का एक निशान छोड़ती हुई पवित्र शूरवीरों की ओर उड़ रही थीं। प्रकाश की किरणें तेजी से और अचानक आईं, पलक झपकते ही पवित्र शूरवीरों तक पहुंच गईं। वे उनकी आंखों या उनके दिलों पर लक्षित थीं। बिना किसी अपवाद के हर एक ने उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को निशाना बनाया। सातों पवित्र शूरवीरों ने आंखें मूंद लीं। उन्होंने जल्दी से अपना जवाब दिया। स्कॉर्पियो पैलेस से डेमिया ने अपनी उंगली उठाई और उसके तीखे नाखून से प्रकाश की एक लाल किरण निकली। ये ठंडी रोशनी की किरण से टकराए। लियो पैलेस से एडवर्ड सबसे प्रत्यक्ष था। उसकी मुट्ठी चमक रही थी और मुट्ठी की कई परछाइयां प्रकाश की तेज किरणों को रोकती हुई दिखाई दे रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अन्य पवित्र शूरवीरों ने हमले को रोकने के लिए अपने कौशल का प्रयोग किया। बूम बूम बूम। हवा में लगातार धमाके हो रहे थे। दुर्भाग्य से कोई भी उन तेज रोशनी की किरणों को नहीं छू पाया। ऐसा लग रहा था कि प्रकाश की किरणें फुर्तीले सांपों में बदल गई हैं। वे हवा में मुड़ते घूमते आकाश में आग की लपटें बनाते हुए 7 पवित्र शूरवीरों के चारों ओर तेजी से टकरा रहे थे। तभी एक दर्दनाक चीख ने बाकी लोगों को चौंका दिया। उन्होंने अपना सिर घुमाया और देखा कि वांग टेंग काल के सामने आ गया है। वह एक हाथ से उसका गला पकड़ रहा था और अपना शरीर ऊपर उठा रहा था। काल की दोनों भुजाओं में छेद हो गया था। ताज़ा खून टपक रहा था। एक बार तुम्हें जाने देने के बाद दोबारा आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। वांग टेंग ने व्यंग्य किया। उसका पहला लक्ष्य काल था।
वांग टेंग उसके हुनर को सबसे बेहतर समझता था, इसलिए जब तक उसे पता था कि किस तरह के हमले करने हैं, तब तक उससे निपटना मुश्किल नहीं होगा। वह दूसरों के लिए चेतावनी के तौर पर उसे मारने जा रहा था। यदि वह दूसरों को अपना कौशल नहीं दिखाता, तो वे सोच सकते थे कि उसे धमकाना आसान है। ये सुनकर काल की आंखों में अपमान की भावना उभर आई। हालांकि वांग टेंग ने उसका गला पकड़ रखा था, इसलिए वह बिल्कुल भी हिल नहीं सका। इस समय उसे अंततः अपने और वांग टेंग के बीच का अंतर समझ में आया। लेकिन यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? काल को यह बात समझ में नहीं आई। यह उसके लिए बहुत अविश्वसनीय था। उसका चेहरा लाल हो गया और वह दम घुटने से मरने वाला था। उसे छोड़ दो, एडवर्ड और बाकी लोग चिल्लाए। वे काल की मदद करना चाहते थे, लेकिन शूटिंग स्टार स्पाइरल ने उन्हें रोक दिया। क्या आप मुझे आदेश दे रहे हैं? वांग टेंग ने सबकी ओर देखा और व्यंग्य किया। इस समय भी उन्हें स्थिति का एहसास नहीं था और फिर भी उन्होंने चिल्लाने और उसे आदेश देने का साहस किया। कितने बेवकूफ हैं ये लोग! उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें आज मरना पड़ेगा, डेमिया ने गुस्से से कहा। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने काल की ओर देखा और कहा, मुझे दोष मत दो, उन्हें दोष दो। देखो, क्या ये कुछ ऐसा है जो उन्हें कहना चाहिए? वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। काल की आंखों में डर दिखाई दिया। उसने पागलों की तरह संघर्ष किया, लेकिन ये सब व्यर्थ था। हालांकि वह बोलना चाहता था, लेकिन वह कोई आवाज नहीं निकाल सका क्योंकि वांग टेंग ने उसका गला पकड़ रखा था। दुखी छोटी सी बात। वांग टेंग ने उसे हताश होकर संघर्ष करते हुए देखा। उसने अपना सिर हिलाया और अपनी उंगलियों पर ऊर्जा लगाई। दरार, एक तीखी आवाज सुनाई दी। हर कोई चौंक गया और अविश्वास से भर गया। आपका बचपन दुखद रहा होगा। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। काल मर चुका है। डेमिया ने ये दृश्य देखकर चौंककर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसे लगा कि वह खो गया है। काल, जो कुछ क्षण पहले उससे बहस कर रहा था, मर चुका था। उसने सोचा कि यहाँ 6 अन्य पवित्र शूरवीरों के साथ, वांग टेंग कोई भी कार्रवाई करने से पहले हिचकिचाएगा और काल को मारने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जिया देश का योद्धा डरा नहीं। उसने बिना किसी चिंता के हत्या की और उसकी धमकी को दिल पर नहीं लिया। डेमिया को अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। बाकी पवित्र शूरवीर भी एकदम चुप थे। काल एक पवित्र शूरवीर था, लेकिन वह उनकी आंखों के सामने मारा गया। उसकी गर्दन इस तरह टूटी हुई थी जैसे किसी बत्तख को मारा गया हो। यह अपमानजनक मृत्यु पवित्र शूरवीरों के लिए सबसे बड़ी उत्तेजना थी। एडवर्ड और अन्य लोग बेहद बदसूरत लग रहे थे जब उन्होंने वांग टेंग को घूर कर देखा। उनके चेहरों पर अब अहंकार नहीं था। वांग टेंग ने सभी की ओर देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। उन्हें उनका अचानक परिवर्तन काफी दिलचस्प लगा। सचमुच, वे क्रोधित होंगे। उसने सफलतापूर्वक उनके क्रोध को भड़का दिया था। अब वे अधिक मानवीय लग रहे थे। वे अब उच्च और शक्तिशाली पवित्र शूरवीर नहीं थे। इन लोगों को बस पिटाई की जरूरत थी। वांग टेंग की मुस्कुराहट और उसके शांत भाव को देखकर अलिफ के दिमाग में एक बुरी भावना कौंधी। दूसरी एड्स बाय पब फ्यूचर। उच्च अधिकारियों ने उसे संघर्ष को सुलझाने और मामले को खत्म करने के लिए कहा था। लेकिन उसके कार्यों के कारण एक और पवित्र शूरवीर को अपनी जान गंवानी पड़ी। केवल 10 पवित्र शूरवीर बचे थे। अचानक उन्हें इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कठोर रुख अपनाने का पछतावा हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वांग टेंग ने काल की गर्दन पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और अपने हाथों को घुमाते हुए उसकी लाश को एक तरफ फेंक दिया। धतेरी की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एडवर्ड और बाकी लोग क्रोधित हो गए। वे गुस्से में चिल्लाने लगे। किसी ने अपनी शक्ति छोड़ी और काल की लाश को नीचे कैंसर पैलेस में भेज दिया ताकि वह सीधे जमीन पर न गिर जाए। पवित्र शूरवीरों को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। हम तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें पवित्र मंदिर की सबसे क्रूर सजा का अनुभव कराएंगे। एडवर्ड की आवाज में अत्यधिक क्रोध भरा हुआ था। ये सही है, हमें उसे आज भागने नहीं देना चाहिए। एक्वेरियस मंदिर की याफेल एक खूबसूरत महिला थी जिसके लंबे नीले बाल थे। वह अब तक चुप रही थी, लेकिन जब उसने काल को मारा जाता देखा, तो वह आखिरकार बाहर निकल गई। आखिरकार, वह पवित्र शूरवीरों का हिस्सा थी। इतनी छोटी और फिर भी इतनी निर्दयी। तुम्हारी हत्या की मंशा बहुत मजबूत है। अगर हम तुम्हें जाने देते हैं, तो तुम भविष्य में और लोगों को मार सकती हो। ये कथन वांग टेंग के लिए था। उसकी आवाज में तिरस्कार की झलक सुनाई दे रही थी, जैसे वांग टेंग सबसे जघन्य अपराधी हो। वांग टेंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। जब से उसने मार्शल आर्ट के रास्ते पर कदम रखा था, उसने कई दुष्ट लोगों को देखा था जो बिना सोचे समझे दूसरों को मार देते थे। हालांकि यह उसकी पहली बार इस महिला जैसी धार्मिक मार्शल योद्धा से मुलाकात थी। इसके अलावा उसके मूल्य थोड़े अजीब थे। ये पवित्र शूरवीर उसे पकड़ने आए थे और उसे मारना भी चाहते थे। क्या वह विरोध नहीं कर सकता था? कितना हास्यास्पद है। वांग टेंग जानता था कि वह अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वह निर्दोष लोगों को नहीं मारेगा। जितने भी लोगों को उसने मारा, उन्होंने खुद ही अपनी मौत को न्योता दिया।
फिर भी इस महिला की नज़र में उसे एक सीरियल किलर करार दिया गया। वांग टेंग इतना क्रोधित हुआ कि वह हंसने लगा। वे किस तरह के लोग थे? क्या पवित्र मंदिर ने इन पवित्र शूरवीरों को कुछ नैतिक शिक्षा नहीं दी थी? तुम क्यों हंस रहे हो? याफेल ने उपहास किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम्हारी अपरिपक्वता पर हंस रहा हूं, छोटे बच्चे। वांग टेंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं छिपाई। उसने अंतिम दो शब्दों पर भी जोर दिया। तुम। याफेल गुस्से में थी। वह उसे पीटना चाहती थी। याफेल, उसके जाल में मत फंसना। इस आदमी की जुबान बहुत तीखी है। वह तुम्हें भड़काना चाहता है ताकि वह हम सबको एक एक करके अलग कर सके। एक आदमी ने अचानक याफेल को रोका। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह आदमी बेहद खूबसूरत था। उनकी खूबसूरती सिर्फ पुरुष या महिला तक सीमित नहीं थी। यह ऐसी खूबसूरती थी जिसमें दुनिया की सारी महानताएं समाहित थीं। उनका व्यवहार परिष्कृत था और उनकी मुद्रा सुरुचिपूर्ण थी। वे किसी पौराणिक कथा से निकले देवता जैसे लग रहे थे। वह तो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वांग टेंग ने भावशून्यता से उसके चेहरे को देखा। उसे कोई ईर्ष्या नहीं हुई। इसके बजाय वह बस उसके बारे में थोड़ा चिंतित था। तुम्हें इतनी खूबसूरत क्यों होना चाहिए? क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि स्वर्ग ईर्ष्या करेगा और तुम पर बिजली गिरा देगा? आप कौन हैं? वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। मीन महल, ब्लोफ्लेट। सुंदर आदमी ने अपना मुंह खोला और कहा। तुम्हारा बचपन दुखद रहा होगा, है ना? वांग टेंग ने पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? ब्लोफ्लेट को लगा कि वांग टेंग की आवाज थोड़ी अजीब थी, लेकिन वह उसका मतलब नहीं समझ पाया। उसने भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हारा रूप बहुत शानदार है। वांग टेंग ने उसके चेहरे की ओर इशारा किया। क्या बचपन में किसी अजनबी चाचा ने तुम्हें सुनहरी मछलियां देखने के लिए लुभाया था? टकराना। ब्लोफ्लेट के माथे पर नसें उभर आईं, फिर भी उसका गुस्सा भरा चेहरा दूसरों से बेहतर दिख रहा था। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। मुख्य बात यह थी कि वह फटने वाला था। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से वांग टेंग को घूरा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सुनहरी मछली को देखना तो दूर की बात है। वह एक आदमी था। एक आदमी। वह किसी भी सुनहरी मछली को देखना नहीं चाहता था। उफ, रुको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे देखना चाहता था या नहीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसी समय एडवर्ड और अन्य पवित्र शूरवीरों ने ब्लोफ्लेट को अजीब नजरों से देखा, क्योंकि वे कुछ अशोभनीय बात सोच रहे थे। अरे यार, ये सब उस आदमी की गलती थी। वांग टेंग के शब्द बहुत शक्तिशाली थे। इस तनावपूर्ण माहौल में भी वह उन्हें गुमराह करने में कामयाब रहा। सच में? वांग टेंग ने फिर पूछा। उसने अपनी ठोड़ी को छुआ और सोचा। तो क्या उसने लॉलीपॉप या आइस पॉप्सिकल्स खरीदने का प्रस्ताव देकर तुम्हें धोखा दिया? सब लोग। ब्लोफ्लेट गुस्से से जल रहा था। वह आसमान की ओर चिल्लाया। वह अभी भी याफेल को समझा रहा था कि वह जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, लेकिन वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका और आगे बढ़ गया। एडवर्ड और बाकी लोगों ने ब्लोफ्लेट के कंधों को कसकर पकड़ लिया। आवेगपूर्ण मत बनो। मुझे जाने दो, मैं उसे मारना चाहता हूँ। मैं उसे मारना चाहता हूँ। ब्लोफ्लेट ने संघर्ष करते हुए चिल्लाया। एडवर्ड को सिर दर्द था। वह ब्लोफ्लेट को रोक नहीं सका। इसलिए उसने कहा, सब लोग चलो इसे साथ में करते हैं। हाँ, बाकी लोगों ने सिर हिलाया और साथ ही साथ अभिनय भी किया। धमाका। 6 सेनाएं आसमान में उड़ गईं। वे एक साथ मिल गईं और एक भयावह शक्ति का निर्माण किया। ये वांग टेंग की ओर बढ़ गई। वांग टेंग की नजर तेज हो गई, उसके शरीर में मौजूद शक्ति एक धार की तरह बह निकली। पांचों तत्वों की शक्तियां पूरी तरह से मुक्त हो गईं। इससे पहले पंचतत्व मुट्ठी चेतना के विलय को पूरा करते समय उन्होंने कुछ मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। 5 तत्व बल समान थे। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। 5 तत्व बल एक दूसरे को मजबूत और संयमित करते हुए गोल गोल घूम रहे थे। वे पवित्र शूरवीरों के 6 बलों द्वारा बनाए गए बल प्रवाह से टकराए। बूम बूम बूम। दोनों बल धाराएं एक दूसरे से टकराईं और धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। जोरदार गड़गड़ाहट दूर दूर तक फैल गई। अगला कौन है? आसमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। 2 बल धाराएं आपस में टकरा रही थीं, जो 2 ऊर्ध्वाधर आकाशगंगाओं की तरह लग रही थीं। कुछ समय तक कोई भी पक्ष बढ़त हासिल करने में सक्षम नहीं था। हालांकि यह एक व्यक्ति बनाम 6 व्यक्ति का मामला था। 6 पवित्र शूरवीर गंभीर हो गए। वे हैरानी से वांग टेंग को देखने लगे। 5 तत्व। देश दिया के इस मार्शल योद्धा के पास सभी 5 तत्व मौजूद थे। नवंबर LBJNN। ये कैसी प्रतिभा थी? चूंकि वे पवित्र शूरवीर बनने में सक्षम थे, इसलिए वे सामान्य मार्शल योद्धाओं की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली रहे होंगे। हालांकि वांग टेंग के सामने वे बेहद सामान्य महसूस करते थे। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। क्या यह आदमी राक्षस था? उन्होंने आखिरकार वांग टेंग को नीचा दिखाना बंद कर दिया। वह वाकई बहुत शक्तिशाली था। कोई आश्चर्य नहीं कि मार्गस और काल उसके हाथों मारे गए। वे एक कारण से मरे।
जब अलिफ को एहसास हुआ कि 6 पवित्र शूरवीर एक वांग टेंग को नहीं हरा सकते तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने अपनी सेना को मुक्त किया और उसे पवित्र शूरवीरों की सेना के प्रवाह में मिला दिया। फ्रोज, वह चिल्लाया। फ्रोज खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसके पास अपनी सेना को मुक्त करने और वांग टेंग का विरोध करने में दूसरों की मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका, उनकी सेनाओं के जुड़ने से पवित्र शूरवीरों की शक्ति का प्रवाह आकार में बढ़ गया। यह एक विशाल स्तंभ की तरह वांग टेंग पर टूट पड़ा। वांग टेंग की सेना का प्रवाह पीछे की ओर बढ़ता रहा। हम्फ, उसने नाक सिकोड़ी। उसके शरीर में मौजूद दूसरी ताकतें बाहर निकल आईं। एड्स बाय पब फ्यूचर, जहर, हवा, बर्फ, बिजली। बूम बूम बूम। जैसे ही ये चारों सेनाएं धारा में विलीन हुई, उनकी सेना धारा भी कई गुना बढ़ गई। वह कैसे संभव है? एडवर्ड और बाकी लोग अचंभित थे। इस आदमी के पास अभी भी और कार्ड छिपे हुए थे। क्या वह मनुष्य था? अलिफ और फ्रोज को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका ये प्रयास बेकार था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वांग टेंग वास्तव में कितना शक्तिशाली था। उसकी सीमा कहाँ थी? वह अपनी शक्ति को बार बार अथाह गड्ढे की तरह कैसे छोड़ पाता था? वांग टेंग ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। एक हरे रंग की रोशनी उसकी आंखों के सामने चमक उठी। एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम एक विशाल अग्नि ड्रैगन की तरह उड़ी, जो फोर्स टोरेंट के चारों ओर घूम रही थी। यह उसके विरोधियों की ओर बढ़ी। गर्जन, विशालकाय अग्नि ड्रैगन दहाड़ता हुआ आकाश में ऊपर उठा और अपने साथ प्रचंड गर्मी लेकर आया। शिट, एडवर्ड और बाकी लोग चौंक गए। वे बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से पीछे हट गए। वांग टेंग की सेना का प्रवाह सीधे आसमान में चला गया। बूम बूम बूम, लगातार धमाके हो रहे थे। अलिफ और फ्रोज समेत 6 पवित्र शूरवीरों को सबसे पहले इसका सामना करना पड़ा। हालांकि वे पीछे हट गए थे, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा और वे 10 मीटर दूर जा गिरे। वे बहुत ही दयनीय स्थिति में दिख रहे थे। उनके चेहरे हरे हो गए, वे हताश हो गए। वे 8 लोग थे, फिर भी वे नुकसान में थे। ये कितना बड़ा मजाक था। उन्होंने एक दूसरे को देखा। हालांकि वे निराश थे, फिर भी उन्हें डर का एहसास हुआ। अगर वे समय रहते पीछे नहीं हटते, तो अगर वे सीधे बल की धार से टकराते तो उन्हें गंभीर चोटें लग सकती थीं। जब अलिफ ने देखा कि सभी लोग वांग टेंग से डरे हुए हैं तो उसका दिल बैठ गया। उसने जल्दी से कहा, वह अकेला है। फोर्स टोरेंट ने उसकी ज्यादातर फोर्स खत्म कर दी होगी। उसके पास शायद सिर्फ 10 या 20% ही बचा है। एड्स बाय पब फ्यूचर, अन्य लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वास्तव में, एक मार्शल योद्धा की शक्ति की अपनी सीमा होती है। एक सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा के पास अधिक रिजर्व होता है, लेकिन वांग टेंग के कुछ समय पहले बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ, उसका फोर्स रिजर्व सूख जाना चाहिए था। वांग टेंग अपनी असाधारण क्षमता के कारण अभी भी खड़ा होने में सक्षम था। फिर भी, उन्हें विश्वास नहीं था कि उसमें अभी और दम बाकी है। वांग टेंग उनकी प्रतिक्रिया पर हंस पड़े। एडवर्ड और अन्य लोगों ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। वांग टेंग के आगे बढ़ने से पहले वे उसकी ओर दौड़ पड़े, अपनी मुठ्ठियां छोड़ दी या अपनी तलवारें और ब्लेड मार दिए। वांग टेंग के सिर पर हमलों की बौछार हो गई। पवित्र शूरवीरों ने पीछे हटने से इनकार नहीं किया। वांग टेंग बिना हिले डुले वहीं खड़े रहे। जैसी कि उम्मीद थी, वह थक गया है। एडवर्ड और अन्य लोग बहुत खुश थे। ये दृश्य देखकर अलिफ बेकाबू होकर मुस्कुराया। वह बहुत खुश था। अच्छा, यही है, इसे नीचे उतारो। बूम बूम बूम, अगले ही पल, वांग टेंग पर कई हमले हुए। नहीं रुको, एडवर्ड और अन्य लोगों ने कुछ गड़बड़ महसूस की। उनके हमले वांग टेंग के शरीर से होते हुए किसी भी चीज पर नहीं लगे। छाया, वे अचंभित रह गए। डेमिया के पीछे की जगह विकृत होने लगी। वांग टेंग की आकृति अचानक भूत की तरह दिखाई दी। वह अपने हाथ में एक सुनहरी ईंट पकड़े हुए था और उसमें बल भर रहा था। जब ईंट असाधारण रूप से भारी हो गई, तो उसने उसे नीचे गिरा दिया। डेमिया, सावधान रहो, एडवर्ड चिल्लाया। डेमिया ने आंखें सिकोड़ लीं। उसे लगा कि उस पर खतरा मंडरा रहा है और वह भाग जाना चाहता था। बहुत देर हो चुकी है, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सोने की ईंट डेमिया के सिर पर जोर से गिरी। बेचारे के सिर पर एक बड़ा सा उभार तेजी से बढ़ने लगा। डेमिया लड़खड़ा गया। उसकी आंखों की रोशनी काली पड़ गई और वह लगभग बेहोश हो गया। बैंग बैंग बैंग, एड्स बाय पब फ्यूचर, वांग टेंग ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने बार बार ईंट उसके सिर पर मारी। उसकी गति आश्चर्यजनक थी। डेमिया तुरंत ही सुअर के सिर में बदल गई। चूंकि तुम्हें दिखावा करना पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें गौरव के सींग प्रदान करूंगा। वांग टेंग ने उसे एक आखिरी थप्पड़ मारने से पहले मुस्कुराया। धमाका, डेमिया प्रकाश की गति से जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। डेमिया की दुखद स्थिति देखकर सभी के होंठ कांप उठे। उन्हें लगा कि वांग टेंग इंसानी वेश में शैतान है। वह दम घोंटने वाला दुष्ट था। एक को नीचे गिराने के बाद वांग टेंग ने दूसरों की ओर देखा। अगला कौन है? उसकी शांत आवाज फैल गई। फिर, वह वहीं गायब हो गया। सबके चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया।
वे अनायास ही एक कदम पीछे हट गए और अपने चारों ओर नजर घुमाते हुए सतर्कता से वान टेंग को खोजने लगे। वान टेंग ने अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा को सक्रिय किया और अंतरिक्ष के बीच छिप गया। यहां तक कि सामान्य स्तर के मार्शल योद्धाओं को भी उसे खोजने में मुश्किल होगी। याफेल, ग्लोफ्लेड अचानक चिल्लाया। याफेल के चेहरे पर बहुत बड़ा बदलाव आया। वह पलटी और उसकी शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल गई। यह उसके सिर के ऊपर एक बोतल में इकट्ठा हो गई। पूर्ण शून्य। वह दहाड़ी। अगले ही पल उसके शरीर से एक ठंडी लहर निकली और उसके आसपास के वातावरण में फैल गई। हवा में बर्फ की एक परत दिखाई दी। उसके आसपास की हर चीज जम गई थी, जिसमें वान टेंग भी शामिल था जो उसके पीछे आ गया था। चुपके से हमला। याफेल ने अपने दिल में राहत की सांस ली, लेकिन सतह पर वह तिरस्कारपूर्ण दिख रही थी। टकराना। अचानक उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसे किसी चीज से चोट लगी। ये कैसे संभव है? उसके खूबसूरत चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। उसने वान टेंग को जमकर रख दिया था। वह उसके पीछे कैसे आ गया? क्या वह सचमुच भूत था? क्या तुमने नहीं कहा कि मैं बुरी हूं? तो फिर मुझे अपनी बुराई दिखाने दो। वान टेंग का मजाक उड़ाने वाला स्वर उसके कान के पास पड़ा। तभी कैंसर पैलेस के बाहर धीमी सी आवाजें गूंजने लगीं। बैंग बैंग बैंग, मैं एक अच्छा इंसान हूं। बैंग बैंग बैंग। आसमान में धीमी सी आवाजें गूंज रही थीं। वे बहुत ही स्पष्ट लग रही थीं। आखिरकार ये ध्वनि पवित्र योद्धा के सिर के ईंट से टकराने से उत्पन्न हुई थी। ये लकड़ी के दो टुकड़ों के आपस में टकराने से नहीं हुई थी। याफेल अचंभित था। वह सुंदर और सुसंस्कृत थी, सुंदर और कुलीन थी। फिर भी कोई उसके सिर पर ईंट मार रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसके साथ ऐसा कर सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा था। टकराना। वान टेंग ने इस खूबसूरत महिला पर कोई दया नहीं दिखाई। देखिए, जब उसने उसके सिर पर हथौड़ा मारा तो उसकी हरकतें कितनी सहज थीं। याफेल का खूबसूरत छोटा चेहरा तुरंत विकृत हो गया। उसकी गोरी और साफ त्वचा लाल हो गई और सूजन आने लगी। एडवर्ड, अलिफ और बाकी लोग दंग रह गए। वान टेंग वाकई निर्दयी था। उसके पास याफेल जैसी खूबसूरत लड़की को मारने का साहस था। क्या उसके मन में स्त्री के प्रति कोई कोमल, सुरक्षात्मक भावना नहीं थी? कितना असंवेदनशील आदमी है। बेशक, यह विचार उनके दिमाग में कौंध ही रहा था। जब वान टेंग प्रकट हुआ, तो उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया। साथ ही, वे याफेल को बचाना चाहते थे। कैसी बेचारी छोटी सी चीज है। ये दुखद था। उसके जैसी खूबसूरत महिला को सूअर के सिर में मार दिया गया। यह असहनीय था। याफेल ने अपनी छवि की परवाह न करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। पिटाई से उसका दिमाग घूम रहा था। वह लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसने संघर्ष जारी रखा। वह वान टेंग के नियंत्रण से मुक्त होना चाहती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन वान टेंग उस पर प्लास्टर की तरह चिपक गया। ईंट भी उसके सिर से चिपकी हुई लग रही थी। वह जहां भी जाती, उसे मारा जाता। कोई भी वार चूकता नहीं था। हटो। बर्फ तत्व बल याफेल के शरीर से बाहर निकल आया। उसने बिना देखे ही अपने आसपास के वातावरण को नष्ट करना शुरू कर दिया। बर्फ बल हड्डियों को जमा देने वाली ठंड के साथ तीखे बर्फ के कौंटों में बदल गया। उसने उन्हें सभी दिशाओं में फेंक दिया ताकि वान टेंग को दूर धकेला जा सके। आखिरी कदम। वान टेंग ने उपहास किया, क्योंकि उसके चारों ओर हरी लपटें नाच रही थीं। जो भी बर्फ के कांटे उसके करीब आए, वे पिघल गए। वे उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। दूसरी ओर, अन्य पवित्र शूरवीरों को बर्फ के कौंटों के कारण पीछे हटना पड़ा। लानत है। वे क्रोध से जल रहे थे। अलिफ ने अपनी हथेली को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और अपनी सुनहरी तलवार की चमक से बर्फ के कांटों को चकनाचूर कर दिया। वह चिल्लाया, याफेल, बेमतलब हमला करना बंद करो। हम पास नहीं आ सकते। वान टेंग हंसे। उन्हें लगा कि याफेल एक अद्भुत सहायक था। कितना मूर्ख साथी। याफेल पहले ही अपना आपा खो चुकी थी। याद दिलाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने बेवकूफ़ी की है और उसने हमला करना बंद कर दिया। वान टेंग ने करीब पहुंचने का मौका लिया और ईंट को फिर से नीचे गिरा दिया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि पवित्र शूरवीरों ने जो हेलमेट पहने थे, वे काफी अच्छा काम करते थे। अगर ऐसा नहीं होता, तो याफेल बहुत पहले ही उसकी क्रूर पिटाई से बेहोश हो गया होता। याफेल ने लंबे समय तक दृढ़ता बनाए रखी थी। जल्दी करो। याफेल दर्द और अपमान सहते हुए चिल्लाई। ये कहने के बाद वह और कुछ नहीं बोल सकी। वान टेंग उसके सामने आया और उसे देखकर मुस्कुराया। उसने उसके चेहरे पर सोने की ईंट पटक दी। याफेल की नज़र में वान टेंग की मुस्कान शैतान जैसी ही थी। लेकिन जल्द ही उस चेहरे की जगह एक सुनहरी ईंट ने ले ली। उसकी आंखों में वह सपाट ईंट बड़ी हो गई। रुको। वान टेंग के पीछे से एक उग्र चीख आई। एडवर्ड सबसे पहले आया। उसने अपनी मुट्ठियां जोर से घुमाई। बिजली शेर मुट्ठी। दहाड़। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके पीछे बिजली चमक रही थी।
बिजली की बैंगनी चमकें एक शेर की रूपरेखा में इकट्ठी हो गई थीं। उसने ऊपर देखा और मुट्ठी की चमक के साथ आकाश में दहाड़ने लगा। याफेल बहुत खुश हुआ, वह बच गई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वांग टेंग ने एडवर्ड की बात नहीं सुनी। वह बच नहीं पाया और ईंट ट्रैक पर ही रही। ये योजना के अनुसार उसके चेहरे पर आकर गिरी। याफेल अचंभित रह गया। क्या यह आदमी पागल था? क्या वह उसे मारना छोड़ने की बजाय एडवर्ड की मुट्ठियों से मार खाना पसंद करेगा? उन्हें क्या शिकायत थी? उसे उसे क्यों निशाना बनाना था? याफेल को वांग टेंग के विचार समझ में नहीं आए। उसे लगा कि वह पागल है। धमाका। नोव एल बीक जेएनएन। ईंट के आते ही उसके सारे विचार हवा में उड़ गए। याफेल के चेहरे पर सीधा तमाचा मारा गया। शक्तिशाली प्रहार से उसका सिर पीछे की ओर झुक गया। उसकी गर्दन एक घमंडी हंस की तरह लंबी और पतली थी, लेकिन उसकी नाक से बहते खून की धार ने उसकी सुंदरता को धूमिल कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ धीमा हो गया है। नाक का खून सूरज की रोशनी में किसी बहुमूल्य कलाकृति की तरह चमक रहा था। इस समय याफेल की नज़र धुंधली हो गई थी। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन वे सब अंततः एक शब्द में बदल गए। क्यों? दूसरी ओर, वांग टेंग को अद्भुत महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह एक अलग मुकाम पर पहुंच गया है। यह अच्छा लग रहा है। यदि उसने उसे नहीं मारा होता, तो उसके विचार सीधे नहीं हो पाते। क्या उसने कभी कहा कि वह किसी महिला को नहीं मारेगा? अगर उसने ऐसा किया भी होता, तो भी इस स्थिति में इसका कोई मतलब नहीं था। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। लड़ाई के दौरान लिंग का कोई महत्व नहीं होता। सिर्फ दोस्त और दुश्मन होते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। और उसके सामने खड़े सभी लोग शत्रु थे। उनके शत्रु होने के नाते उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि महिलाओं के रूप में उन्हें विशेष व्यवहार मिलेगा। वांग टेंग याफेल की उलझन को समझ गया। उसने शांति से कहा, देखो, मैं एक अच्छा इंसान हूं। मैंने तुम्हें मारा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसलिए अगली बार अगर तुमने ये कहने की हिम्मत की कि मैं लोगों को मक्खियों की तरह मारता हूं, तो मैं तुम्हें फिर से मारूंगा। फफ। याफेल अवाक रह गई। उसे इतनी निराशा हुई कि उसे खून की उल्टी आने लगी। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि वांग टेंग ने उसे क्यों निशाना बनाया। यह आदमी उसके पीछे इसलिए पड़ा क्योंकि उसने पहले जो कहा था, वह गलत था। वह किस तरह का व्यक्ति था? उसने ऐसा संकीर्ण सोच वाला आदमी कभी नहीं देखा था। उसका दिमाग सुई से भी छोटा था। धमाका। इस समय उसके पीछे वाली मुट्ठी केवल कुछ इंच की दूरी पर थी। हालांकि वांग टेंग अविचलित रहा। एक चमकदार बिजली उसके सिर पर गिरी और उसके साथ एक विशालकाय शेर की आकृति भी बन गई। आक्रोश से भरकर याफेल ने देखा कि वांग टेंग का लंबा और ऊंचा शरीर बिजली की चमक में नहा रहा है। वह स्वर्ग से आए देवता की तरह था। उसके दिल में संदेह की एक झलक उभरी। क्या वे उसे पीट भी सकते थे? वांग टेंग ने याफेल की बात को नजरअंदाज कर दिया। वह भावशून्य भाव से शेर की आकृति को देखता रहा। प्राचीन ईश्वर का शरीर। उसके माथे पर एक रहस्यमय सुनहरा प्रतीक दिखाई दिया। ये जटिल नहीं था, लेकिन इससे एक रहस्यमय और पवित्र आभा निकलती थी। अगले ही पल, वांग टेंग ने अपनी मुट्ठी खोल दी। चरम सीमा की ताकत। धमाका। वांग टेंग की मुट्ठी साधारण लग रही थी और उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये सीधे भयावह बिजली शेर छाया की ओर बढ़ गया। धमाका। दोनों मुट्ठी आभा टकराईं। यारो, ब्लोफ्लेड और बाकी लोग टक्कर के केंद्र की ओर देखते रहे। वे वांग टेंग को हारते हुए देखने का इंतजार कर रहे थे। एडवर्ड की लाइटनिंग लान फिस्ट पवित्र शूरवीरों में सबसे शक्तिशाली मुट्ठी कौशल थी। इसमें बिजली की शक्ति थी और यह बेहद शक्तिशाली थी। इसकी शक्ति देखने लायक थी। वांग टेंग इसका विरोध कैसे कर सकता था? तथापि एक अप्रत्याशित दृश्य सामने आया। वांग टेंग के साधारण से दिखने वाले घूंसे से बिजली के शेर की छाया धीरे धीरे टूटने लगी। वह मृत पत्तियों की तरह उखड़ गई और टुकड़ों में टूट गई। 640 सुंदर लोग हिट होने के लिए ही बने हैं। भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और वह बाहर निकल आई। एडवर्ड के चेहरे पर भाव बदल गए। उसे बहुत बड़ी ताकत से तोप के गोले की तरह बाहर फेंक दिया गया। उसके शरीर के अंदर से चटकने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उसकी कुछ हड्डियां टूट गई हैं। छींटे। उसके मुंह से खून की एक बूंद बह निकली। एडवर्ड को यकीन नहीं हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग का मुक्का इतना शक्तिशाली होगा। मुट्ठी के कौशल में माहिर होने के बावजूद वह वांग टेंग के मुक्के से हार गया। उसकी सबसे मजबूत मुट्ठी का कौशल उस समझ से परे राक्षस के सामने एक मजाक की तरह था। उनकी मुट्ठी का कौशल वांग टेंग के साधारण दिखने वाले मुक्के के सामने एक राउंड भी टिक नहीं सका। उस पल एडवर्ड को भ्रम हुआ। उसे लगा कि वह एक 3 साल का बच्चा है जो एक वयस्क के सामने अपने मुक्के लहरा रहा है। बचकाना, मजेदार, कमजोर। एडवर्ड के आत्मविश्वास को बहुत बड़ा झटका लगा था। उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया था। एडवर्ड, यारो और अन्य लोग चिल्लाए। अगर आपके पास दूसरों की चिंता करने का समय है, तो आप पहले खुद की चिंता क्यों नहीं करते? वांग टेंग की शांत आवाज आसमान में गूंज उठी। वह फिर से गायब हो गया।
पवित्र शूरवीरों के हाव भाव बदल गए। लेकिन पवित्र शूरवीरों के रूप में उनमें युद्ध के प्रति गहरी जागरूकता थी, इसलिए उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। यारो मकर महल का पवित्र योद्धा था। वह एडवर्ड से ज्यादा ताकतवर था और उसका युद्ध कौशल भी बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी युद्ध तलवार पकड़ी और उसे हवा में क्षैतिज रूप से काट दिया। धमाका! एक सुनहरी रोशनी आसमान को चीरती हुई, खाली दाहिनी ओर भयानक गति से उड़ती हुई। जैसे ही तलवार की चमक ऊपर उड़ी, एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वान टेंग प्रकट हुआ और अपनी मुट्ठी घुमाई, जिससे तलवार की चमक का सामना हुआ। यारो अचंभित था, उसे अपनी तलवार की आभा टूटती हुई महसूस हो रही थी। वान टेंग पहले की तरह ही शक्तिशाली था। दूसरी तरफ ब्लोफलेड ने भी अभिनय किया था। कई खूबसूरत रक्त लाल पंखुड़ियां कहीं से भी प्रकट हुईं। वे हवा में तैरती रहीं और वान टेंग के आसपास के क्षेत्र को ढंक लिया। रक्त लाल गुलाब। जब ब्लोफलेड ने हमला किया, तब भी उसकी हरकतें सुंदर थीं। जैसे ही गुलाब की पंखुड़ियां हवा में तैरने लगी, ब्लोफलेड ने अपनी उंगली उठाई और हल्के से टैप किया। उसके शरीर से शक्ति बह निकली। पंखुड़ियों ने अचानक वान टेंग को घेर लिया और उसके चारों ओर घूमने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वे पंखुड़ियों के समुद्र में बदल गए हैं। इस समुद्र में एक भयानक भंवर छिपा हुआ था। पंखुड़ियां एक भंवर में बदल गईं और हिंसक रूप से घूमने लगीं। अब कोई भी उनकी आकृतियां नहीं देख सकता था। वे एक लाल समुद्र में बदल गए थे, चमकदार और खतरनाक। जहर शक्ति। वान टेंग की आंखें चमक उठी जब वह पंखुड़ियों के भंवर के बीच में खड़ा था। डेमिया के अलावा, पवित्र शूरवीरों में एक और सदस्य था जिसके पास दुर्लभ जहर बल था। इसके अलावा, ये व्यक्ति बेहद खूबसूरत ब्लोफलेड था। यह अप्रत्याशित था। ब्लोफलेड के पास इतनी शक्तिशाली जहर युद्ध तकनीक भी थी। ध्यान रहे, वान टेंग के पास वर्तमान में केवल एक जहर बल शास्त्र था और शून्य युद्ध तकनीकें थीं। हालांकि डेमिया और ब्लोफलेड अलग थे। उनके पास एक मजबूत विरासत का समर्थन था। माउंट सेंट की मजबूत नींव की नोक एक बार फिर प्रदर्शित की गई। ये विचार वान टेंग के दिमाग में कौंधे। उसने उस विशाल रक्त लाल भंवर को देखा और आंखें सिकोड़ लीं। जहर की शक्ति से बनी ये पंखुड़ियां स्पष्ट रूप से जहरीली थीं। अगर वह उन्हें छूता, तो परिणाम भयानक होते। फिर भी, वह चिंतित नहीं था। उसके पास दानव कमल विष शरीर था, इसलिए साधारण जहर उस पर असर नहीं करता। इसके बजाय, यह उसके शरीर के लिए पोषण बन जाएगा। जाओ! ब्लोफलेड चिल्लाया। रक्तलाल पंखुड़ी वाला भंवर आकाश में घूमता हुआ वान टेंग की ओर बढ़ रहा था। धमाका! वान टेंग की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष थी। उसने अपनी मुट्ठी खोल दी। चरम सीमा की ताकत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रक्तलाल भंवर कुछ देर के लिए हवा में रुका। फिर, उसे एक बड़े बल द्वारा आकाश में धकेल दिया गया और वह लाल बूंदों में टूट गया, जो जमीन पर बरसने लगीं। छींटे। ब्लोफलेड आश्चर्यचकित था। उसे लगा कि कोई डरावनी शक्ति उसकी ओर आ रही है। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे खून की उल्टी होने लगी। ब्लोफलेड, हटो! यारो को होश आया। वह जल्दी से दौड़कर आया और चिल्लाया। उसने अपनी युद्ध तलवार लहराई और तलवार की तीखी चमक पैदा हुई। वे बिजली के बोल्ट की तरह वान टेंग की ओर वार करने लगे। वान टेंग ने अपनी मुट्ठी घुमाई जिसमें अल्टिमा की शक्ति थी। एक भयानक मुट्ठी शक्ति ने तेज तलवार की चमक को तुरंत नष्ट कर दिया। यदि कोई बात एक मुक्का से हल ना हो सके तो दूसरा मुक्का मारो। बूम बूम बूम। वान टेंग के भयानक घूंसे के आगे यारो की तलवार की चमक ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। वान टेंग करीब आया और अपने प्रतिद्वंद्वी की हैरान निगाहों के सामने उसने ईंट नीचे पटक दी। बैंग बैंग बैंग। एक बार फिर धीमी सी आवाजें सुनाई दी। स्वूश। इसी समय, दूर से हवा के दबाव की एक अत्यंत धीमी आवाज आई। वान टेंग का सिर सुन्न हो गया। उसे अपनी पीठ पर खतरे का एहसास हुआ। उसके दिल के पास हल्का दर्द भी हुआ। उसने अपने विचारों को गतिशील किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त किया। शूटिंग स्टार सर्पिल एक तेज रोशनी की किरण में बदल गया। यह उस चमकदार तीर की ओर बढ़ा जो उसकी पीठ की ओर तेज गति से उड़ रहा था। धमाका! दोनों वस्तुएं मध्य हवा में टकरा गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तीर घूम रहा था। वान टेंग ने अपने शूटिंग स्टार स्पाइरल को नियंत्रित किया ताकि वह भी घूम जाए। इन दो तीखे हथियारों की नोक लगातार एक दूसरे से रगड़ खा रही थी, जिससे चिंगारी निकल रही थी। वे एक जगह पर स्थिर थे। उसी समय, वान टेंग ने अपनी ईंट को घुमाना जारी रखा और यारो को बेरहमी से बेहोश कर दिया। फिर, वह मुड़ा और दूर की ओर देखने लगा। कुछ दूर आसमान में एक आकृति एक बड़ा सा धनुष थामे खड़ी थी। उसका निशाना वान टेंग था। धनुष पर कोई बाण नहीं था, परंतु शक्ति उस पर एकत्रित हो रही थी, तथा धीरे धीरे बाण का रूप ले रही थी। स्वूश, स्वूश, स्वूश। उस व्यक्ति ने अपनी पकड़ ढीली की और तीर निकल गया। वह एक उल्कापिंड में बदल गया और सीधा वान टेंग की ओर बढ़ा। वान टेंग की आंखें चमक उठीं। उसके माथे से आध्यात्मिक शक्ति बिना रुके बह निकली।
उसने शूटिंग स्टार सर्पिल को नियंत्रित किया और उसकी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया। इसने बल के तीर को रोक दिया। चिपक खट। जब शूटिंग स्टार स्पाइरल तीर से टकराया तो कान फाड़ देने वाली धातु जैसी आवाजें सुनाई दी। तीर के खतरे को बेअसर करने के बाद वांग टेंग ग्लोफ्लेट की ओर उड़ता रहा। उसने अपनी मुट्ठी उठाई, जिससे दूसरे पक्ष को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं उसके चेहरे पर वार नहीं कर सकता, वांग टेंग ने हमला करते हुए खुद से कहा। ग्लोफ्लेट अवाक और निराश था। इस व्यक्ति को उसकी भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसका क्या मतलब था कि वह उसके चेहरे पर मुक्का मारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था? क्या उसे दया दिखाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए या खुश होना चाहिए कि वह अच्छा दिखने वाला था? जब उसका मन भटक रहा था, तो वांग टेंग के हाथ में पड़ी ईंट बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे गिर गई। ग्लोफ्लेट आश्चर्यचकित था। NO12 बीक जन .c ओम। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे मार नहीं सकते? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें कोई शर्म नहीं है? नहीं, उसने संघर्ष किया और पीछे हट गया। वह नहीं चाहता था कि उसका चेहरा खराब हो जाए। सुंदर लोगों को मारा जाना चाहिए। वांग टेंग आगे बढ़ा और ईंट को नीचे गिरा दिया। बैंग बैंग बैंग। अंत में ग्लोफ्लेट को चोट लग गई और वह सूज गया। उसके सुंदर चेहरे की चमक चली गई। वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। तुम आखिरी हो। वांग टेंग ने मुड़कर देखा और धनु महल के अंतिम पवित्र